हाय गाइस, आज हम लोग पंडास देखने वाले हैं। तो पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके आप डेटा एनालिसिस, डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन ये सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जेंगो वेब फ्रेमवर्क में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको CSV फाइल, एक्सेल फाइल से डेटा रीड करवाना हो, राइट करवाना हो, तो उन सब कामों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं पंडास का। बहुत ही मस्त लाइब्रेरी है और देखिए और सीखिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बिकॉज मैं कोशिश करूँगा सब कुछ इसी एक वीडियो में बताने की, तो वीडियो से आपको लंबा मिलेगा, लेकिन टाइम स्टैम्प नीचे मिल जाएगा जिसमें से आप कूद सकते हैं यहाँ से वहाँ। किसी भी टाइम स्टैम्प में आपको किसी भी टॉपिक में आपको कूदना हो तो आप वहाँ से क्लिक करके कूद सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप चेहरा नहीं दिखा रहे हैं कुछ समय से, तो मेरा चेहरा अभी दिखाने लायक नहीं, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा। मतलब मैं अभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। लेकिन जल्दी से सब कुछ ठीक होगा और फिर मैं वापस आऊँगा चेहरे के साथ, लेकिन अभी बिना चेहरे के ही हूँ। सो पंडास लाइब्रेरी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और इसको देखेंगे जुपिटर नोटबुक पर हम लोग। तो जुपिटर नोटबुक अगर आपने पहले नहीं सीखा है, वह वीडियो अगर आपने नहीं देखा है मेरा जुपिटर नोटबुक वाला, तो पहले आपको वह देखना चाहिए। बहुत ही अच्छा सा वीडियो मैंने बनाया है प्यार से, मोहब्बत से। तो आप भी उसी लगन के साथ उसको देखिए, जुपिटर नोटबुक सीखिए, उसके बाद पंडास में आइए। अदरवाइज आप चाहें तो डायरेक्टली पाइथन में कोड करके भी अपना काम कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जुपिटर नोटबुक यूज़ किया ही जाए, लेकिन लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैं भी यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि हम लोग भेड़ भेड़ चाल हम लोग चलते हैं, क्योंकि जो चलता है वही चलता है। चलिए पहले प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं, फिर पंडास की बात करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक फोल्डर बनाया है अपने सी ड्राइव में, आप कहीं बना सकते हैं पंडास टूट नाम से। और यहाँ से CMD ओपन करना है मुझे, बिकॉज मुझे वर्चुअल एनवी क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैंने CMD यहाँ से ओपन कर लिया। वर्चुअल एनवी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपके सिस्टम में वर्चुअल एनवी है या नहीं। तो PIP लिस्ट लिख के एंटर की प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा वर्चुअल एनवी। तो आप वर्चुअल एनवी क्रिएट कर सकते हैं इसका यूज़ करके। अगर नहीं है तो लिखना है PIP इंस्टॉल और वर्चुअल ENV, सबका वर्चुअल ENV ये वाला इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, इसको करते हैं क्लोज। और जाहिर सी बात है पाइथन आपके सिस्टम में रहना चाहिए। तो पाइथन का मैं आपको वर्जन दिखा देता हूँ। पाइथन वर्जन है मेरा 3.12.3, जो कि अभी तक का लेटेस्ट है वह। चलिए वर्चुअल ENV क्रिएट करते हैं। तो वर्चुअल ENV, और यहाँ ENV का नाम रख रहा हूँ मैं पंडास ENV। रूट ENV इंटर की प्रेस किया और ये हमारा हो जाएगा एक्टिवेट मतलब क्रिएट भी हो जाएगा और साथ में एक्टिवेट नहीं हो रहा। चलिए कोई नहीं, एक्टिवेट नहीं हो रहा तो हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे। देखिए क्रिएट हमारा हो गया है। इसको आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? आप इसको CLS कीजिए और यहाँ DIR लिखिए, आपको यहाँ पर एक इसी नाम से फोल्डर दिख जाएगा। आप इसमें देखेंगे हार्ड डिस्क में जाकर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए एक फोल्डर इसी नाम से। और इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कैसे करना है? विंडोज़ मशीन पे इसको एक्टिवेट करने का तरीका है 2TNV, जो भी आपका नाम था वह, देन यहाँ पर लिखे स्क्रिप्ट्स स्लैश देकर एक्टिवेट और इंटर की प्रेस करना है और ये एक्टिवेट हो गया। अगर आप लिनक्स में है तो आपको लिखना पड़ेगा सोर्स लिखना है, देन आपको ENV का नाम लिखना है, स्लैश देना है, बिन देना है, स्लैश देना है, एक्टिवेट देना है। तो ये होता है यूबंटू वगैरह में, लेकिन विंडोज़ के लिए ये हमारा हमने अभी देखा। तो इस पर भी क्या है, इस पर अभी कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। आप देखेंगे तो देखिए यहाँ कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली ये पड़ा हुआ। हमें क्या करना है? हमें इसमें जुपिटर नोटबुक और बाकी सारी चीज़ इंस्टॉल करनी है। तो पहले जुपिटर नोटबुक हम लोग इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए हमने पहले वर्जन भी के अंदर हम लोग ध्यान रहे और PIP इंस्टॉल नोटबुक लिखना, इंटर की प्रेस करना। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, बिकॉज ये काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल करने के बाद हमारे लिए जुपिटर नोटबुक ही रेडी कर देगा। बट वर्चुअल भी अगर आपको चाहिए अपनी जुपिटर नोटबुक में, जो अपने वर्चुअल भी क्रिएट किया, जैसे पंडास 2TNV हमने क्रिएट किया है, उसके लिए आपको कर्नल सेटअप करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जुपिटर नोटबुक हमारा इंस्टॉल हो चुका है। हम लोग इसको करते हैं CLS और ये आपको लिखना है python-m ipy कर्नल इंस्टॉल -यूजर -नेम इक्वल, और यहाँ पर जो आपने लिखा था नाम, जैसे हमने लिखा था पंडास टूट ENV, तो वह लिखना है, इंटर की प्रेस करने का अपने ENV का यहाँ नाम लिखना है। कभी कभी अगर ऐसे आप रन ना करें तो आप पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा PIP इंस्टॉल और ये वाला। तो ये इंस्टॉल करके उसके बाद ये वाला रन करना है। ओके, मैं डायरेक्टली रन करके देखता हूँ, हमारा काम हो जाना चाहिए। इंटर की प्रेस करते हैं, देखिए हमारा काम हो गया। ओके, सो इस तरीके से हमने सेटअप कर लिया अपना कर्नल, ये वाला ENV कर्नल हमने सेट कर लिया। अभी हम लोग जुपिटर नोटबुक को रन करते हैं। रन करने के लिए लिखना है जुपिटर नोटबुक, लिखिए जुपिटर नोटबुक, एंटर की प्रेस कीजिए। सर्वर हमारा जुपिटर नोटबुक का चल पड़ेगा और हमारे वेब ब्राउजर में हमारा जुपिटर नोटबुक रन होकर दिख जाएगा इसका होम, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है, कोई भी नोटबुक हमारा क्रिएट नहीं है, तो उसके लिए आपको फाइल पे जाना है, यहाँ पर न्यू में, देन यहाँ से नोटबुक में क्लिक करना है और एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे रीनेम। तो यहाँ पर क्लिक किया आप, और रीनेम में भी क्लिक करके कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और सिंपली यहाँ पर हम लोग करते हैं रीनेम, इसको लिखते हैं लर्न पंडास। रीनेम में क्लिक किया, ये हमारा देखिए रीनेम हो गया। यहाँ पर भी आपको रीनेम होकर दिख जाएगा। कोई रिफ्रेश करने के बाद इसको रिफ्रेश कर देखिए हमारा ये देखिए लर्न पंडास डॉट, जो भी इसका एक्सटेंशन है वो नोटबुक का। तो यहाँ से हम लोग अपना पाइथन का जो कोड है वो रन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊँ प्रिंट, और यहाँ पर करते हैं हेलो और इसको शिफ्ट इंटर की प्रेस करना है, जिससे आपका ये रन होकर आपको दिखेगा। तो ये हमारा रन करने का तरीका है पाइथन का। इसको डिलीट कर देते हैं। अभी हमारा क्या है, कर्नल चेंज हमें करना पड़ेगा हमारा अपना। तो यहाँ पर कर्नल में जाना है, देन यहाँ से चेंज कर्नल में क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना कर्नल मिल जाएगा। देखिए पंडास टूट ENV, इसको सिलेक्ट करना है और इस बॉक्स को चेक करना है, देन सेलेक्ट में क्लिक करना है। इससे हमारा ये चेंज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कंट्रोल एस प्रेस करके इसको सेव कर लीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब ओपन करें तो इसी के साथ आपका ओपन हो। यहाँ तक का हमारा जुपिटर नोटबुक वगैरह सेटअप हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है पंडास। सो पंडास है क्या? पंडास इज अ फास्ट, पावरफुल, फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू यूज ओपन सोर्स डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन टूल बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये एक ओपन सोर्स टूल है जिसका यूज़ करके आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में काम करना चाहते हैं, CSV फाइल में काम करना चाहते हैं, जेसन डेटा के साथ काम करना चाहते हैं, और ये बहुत सारे अलग अलग जो फाइल टाइप्स हैं उसमें अगर आप काम करना चाहते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए, तो उसके आपको पंडास की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही बेहतरीन टूल है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे इंस्टॉल करना होता है। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर लिखा है इंस्टॉल पंडास, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। देखिए यहाँ पर ये कहता है कि एनाकोंडा का आप यूज़ कीजिए और उसका यूज़ करके आप इंस्टॉल कीजिए। लेकिन क्यों करूँ मैं एनाकोंडा का यूज़? एनाकोंडा एक तो इतना भारी भरकम होता है और लोग डर भी जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी क्लिक करते हैं, एनाकोंडा के पास ही में भेजता है। तो भैया एनाकोंडा के पास हमें नहीं जाना। सो इंस्टॉल करने का अगर आपको तरीका देखना तो आपको जाना पड़ेगा गेटिंग स्टार्टेड में। देखिए यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड है, तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए या फिर डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक करके यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड में क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका इंस्टॉलेशन का तरीका। और इंस्टॉलेशन ये कहता है कि इंस्टॉलेशन विद एनाकोंडा, उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे। इंस्टॉलिंग विद मिनीकोंडा, इसके लिए आप ये यूज़ करेंगे। इंस्टॉलेशन विद PyPI जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे। बस कॉपी करना है, पिप इंस्टॉल पंडास ये लिखना है। और इसके लिए आपका पिप का जो वर्जन है वो 19.3 से ऊपर होना चाहिए, तभी ये होगा, वरना नहीं होगा। और ये रिकमेंड करता है कि आप वर्चुअल एनवी के अंदर करें। तो हम लोग वर्चुअल एनवी के अंदर ही हैं भाई। हमें क्या करना है, हमें या तो आप यहाँ पर इसको स्टॉप करके, सर्वर को स्टॉप करके कमांड को यहाँ रन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अपने जुपिटर नोटबुक पर रन कर सकते हैं। यहाँ से रन करने के लिए आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है और जो आपने कॉपी किया था बस उसको पेस्ट करना है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क PIP इंस्टॉल पंडास लिखिए, शिफ्ट और एंटर की प्रेस करना है जिससे कि आपका ये रन हो जाएगा। तो ये रन हो रहा है बैकग्राउंड में, आपको अचानक से यहाँ पर दिखेगा कि ये इंस्टॉल हो चुका है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, थोड़ा सा शांति बनाकर और धैर्य के साथ स्क्रीन को देखते रहिएगा। मतलब मेरे स्क्रीन को यहाँ तो नहीं, आप अपने स्क्रीन को जरूर देखिएगा, लेकिन धैर्य बना के थोड़ा सा टाइम देकर। और आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। कलेक्टिंग सक्सेसफुली इंस्टॉल, NumPy इंस्टॉल हुआ है, पंडास इंस्टॉल हुआ है, और PyTZ और TZ डेटा। तो NumPy भी हमारा इंस्टॉल हुआ है, इसका भी हम लोग यूज़ करके देखेंगे अभी कुछ देर में। और हमें पंडास, हमारा मेन टॉपिक रहेगा पंडास। लेकिन पंडास के साथ आप काम करते हो तो NumPy की आपको आवश्यकता पड़ सकती है, एरे वगैरह अलग अलग तरीके से बनाने के लिए। तो उसके लिए हम लोग NumPy ये सपोर्टिव है इसका, तो वो हमें देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। देखिए जुपिटर नोटबुक अगर आपको नहीं पता, आप इजी वाली वीडियो देखिएगा, कंप्लीट जुपिटर नोटबुक कोर्स इन 1 वीडियो। सर्च कर सकते हैं आप यहाँ से जुपिटर लिख के, तब अगर कहीं नीचे दबा हुआ होगा तो आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही पाइथन में आना है और माफ कीजिएगा प्लेलिस्ट में आना है, और फिर आपको कोर पाइथन और एडवांस पाइथन की 2 यहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर आपको पाइथन नहीं आता तो पहले आपको पाइथन सीखना पड़ेगा। देखिए एडवांस पाइथन है यहाँ पर और एक कोर पाइथन है। तो NumPy मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, NumPy मैंने ऑलरेडी सीखा हुआ है, इसलिए मैं NumPy पे नहीं बात कर रहा हूँ। NumPy आपको पता होगा, अगर आपने मेरा ये प्लेलिस्ट फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा। देखिए NumPy का मैंने A to Z सब कुछ बताया कि कैसे इंस्टॉल करते हैं NumPy, 1 डायमेंशनल NumPy एरे कैसे बनाते हैं, असाइन एक्सेस कैसे करते हैं, फिर NumPy का यूज़ करके 2 डायमेंशनल एरे कैसे बनाते हैं, और कंपेयर कैसे करते हैं, बहुत सारे फंक्शन वगैरह सब कुछ इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से। ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने NumPy के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है कोर पाइथन वाले प्लेलिस्ट में। कोर पाइथन मतलब होता है बेसिक पाइथन वाले प्लेलिस्ट में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपको NumPy नहीं पता है तो। और यहाँ पर एडवांस में आप एडवांस पाइथन सीख सकते हैं। इसको करते हैं क्लोज, और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। सो ये हमारा हो गया। आप इसको डिलीट कर दीजिए, डबल D प्रेस करेंगे, साथ में 2 बार D प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। वो डिलीट हो गया, हमारा वैसे भी कुछ किसी काम का था नहीं। अगर थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात कर लें तो 2 डेटा स्ट्रक्चर में हमें काम करने का मौका मिलता है पंडास में। पहला होता है सीरीज और दूसरा होता है डेटा फ्रेम। सीरीज का मतलब होता है कि सीरीज एक तरीके का 1 डायमेंशनल लेबल्ड एरे होता है जो कि किसी भी टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है, जैसे कि इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, पाइथन ऑब्जेक्ट हो गया, इस तरह का। इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है सीरीज लिखते हैं आप, सीरीज में S कैपिटल होता है, और बिटवीन पैरेंथेसिस आप डेटा लिखते हैं पहला पैरामीटर, कॉमा देकर इंडेक्स लिखते हैं दूसरा पैरामीटर। डेटा का मतलब यहाँ पर ये होता है, डेटा कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे एक पाइथन डिक्शनरी हो सकता है, एक एरे हो सकता है, एक स्केलर वैल्यू हो सकता है, इस तरीके हो सकते हैं। इंडेक्स में आप इंडेक्स लिखते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट ये 0 1 2 3 आता है इंडेक्स, आप सबको पता होगा। तो आप चाहें उसको चेंज ABCD अगर आपको करवाना था वो कर सकते, मैं आपको दिखाऊंगा अभी करके, तो ये सारी आपको समझ में आ जाएगी। ये सीरीज़ का मैंने आपको बताया। उसी तरीके से दूसरा हमारा इसमें डेटा स्ट्रक्चर है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा, जो कि रॉज और कॉलम्स में डेटा को रखेगा। जैसे आपने 2 डायमेंशनल एरे देखा होगा तो रॉज और कॉलम में काम करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर डेटा फ्रेम में हमारा काम आने वाला। ज़्यादातर जो आप काम करते हैं रियल वर्ल्ड में डेटा फ्रेम में करते हैं, यानी डेटा फ्रेम इसी स्ट्रक्चर में करते हैं। आप अगर सीरीज़ भी बनाते हैं तो डेटा फ्रेम में भी बना सकते हैं, मतलब डेटा फ्रेम में भी जो चीज़ आप सीरीज़ में बना सकते हैं वही सेम टाइप का डेटा आप अपने डेटा फ्रेम में भी बना सकते हैं। तो डेटा फ्रेम क्या, डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डेटा होल्ड करता है, जिस तरीके से 2 डायमेंशनल
एरे डेटा होल्ड करता है उसी तरीके से रॉज और कॉलम्स के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। इसका सिंटेक्स भी सिमिलर होता है, डेटा फ्रेम लिखना होता है, फिर बिटवीन पैरेंथेसिस आप डेटा लिखते हैं और कॉमा देकर इंडेक्स लिखते हैं। और यहाँ भी डेटा क्या हो सकता है, डेटा एक 1D एरे का डिक्शनरी हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, सीरीज हो सकता है, 2 डायमेंशनल नमपाई एरे हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, रिकॉर्ड एनडी एरे हो सकता है, या फिर कोई सीरीज हो सकता है किसी सीरीज का, या फिर कोई अनदर डेटा फ्रेम भी अगर आप चाहें तो इसके अंदर में रख सकते हैं और आप इंडेक्स बीच में डाल सकते हैं। तो ये इसका सिंटेक्स है, बेसिक सिंटेक्स। और ये 2 डेटा स्ट्रक्चर पे हम लोग काम कर रहे हैं। मेनली जो हमारा काम रहेगा और डेटा फ्रेम पे रहेगा। डेटा फ्रेम पे मैं आपको सारे एग्जांपल दिखाऊंगा बिकॉज वो ज़्यादातर करके यूज़ होता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कोडिंग की, और ज़्यादा थियोरटिकल मैंने इसमें इंक्लूड किया नहीं है, मैं मोर प्रैक्टिकल ये वीडियो इसी वजह से। तो सबसे पहले इंपोर्ट करना है आपको अपने पंडास को। उसके लिए आप लिखेंगे इंपोर्ट पंडास। आप इसमें देख सकते हैं कि पंडास आपका इंस्टॉल हुआ है नहीं, उसके लिए आप लिखिएगा एक्सक्लेमेशन मार्क PIP और फ्रीज, और इस शिफ्ट इंटर की प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखिए ये सारी चीज़ें जो भी इंस्टॉल हुआ इस ENV के अंदर में वह सब कुछ। तो यहाँ आपको दिख जाएगा पंडास, देखिए कहीं ना कहीं होगा ही, देखिए पंडास 2.2.2 और यहीं पर नमपाई मिल जाएगा 1.26.4। तो ये हो गया। इसको डबल डी प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। अभी हम लोग वापस से आते हैं, इंपोर्ट लिखिए पंडास एज PD। तो एज PD इसका ने हम यहाँ हमने सिर्फ पंडास को एक एलियास दे दिया ताकि हमें बार बार पंडास लिखना ना पड़े। उसके बजाय हम लोग PD लिखेंगे। शिफ्ट इंटर की प्रेस करना नहीं भूलना है, शिफ्ट इंटर प्रेस करना है रन करने के लिए। तो इसको रन कर लिया हमने। वे पूरे प्रोग्राम के लिए हमारा रन रहेगा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सीरीज। मैं पहले आपको सीरीज बताऊंगा, इसको मैं मार्क डाउन कर देता हूँ ताकि वो यहाँ पर दिख जाए। शिफ्ट इंटर की प्रेस करते हैं, सीरीज हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल मैं बताता हूँ कि इंपोर्ट हमने कर लिया हुआ है, तो ये इंपोर्ट होना जरूरी है, ये याद रखिएगा। एक वेरिएबल बनाते हैं, सबसे पहले हमको एक एरे के रूप में सीरीज कैसे बनाते हैं वो दिखाता हूँ। PD लिखना है, यानी कि पंडास का जो था हुआ सीरीज यहाँ पर आपको लिखना है एज इट इज, स्पेल यही रहना चाहिए। और यहाँ पर आप एक एरे दे सकते हैं, 10 लिखा, 20, 30, 40 और एक दे देते हैं 50। ओके, सो ये हो गया। अभी इसको इंटर की प्रेस करना है, इंटर की प्रेस इसी ब्लॉक के अंदर आप रहेंगे, इसको प्रिंट कर सकते हैं, A लिखिए और फिर शिफ्ट और इंटर प्रेस के इसको रन करने के लिए। तो ये हमारा एक सीरीज हो गया, आप देख सकते हैं पंडास का हमने यूज़ किया हुआ है। और इसमें इंडेक्स बता रहा है हमें 0, 1, 2, 3, 0 से लेकर 4 तक और एक वैल्यू है। तो ये 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2 से किसी इंडेक्स बनाता है और यहाँ पर आपको दिख जाता है। साथ में आपको देखने को मिलता है इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर 64 आपको देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई। इसको कर देता हूँ मैं क्लियर आउटपुट करके, यहाँ पर क्लियर से कोड रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो आप इसमें इंडेक्स दे सकते हैं, जैसे कि मेरे को सिंटेक्स में बता रहा था मैं। तो इसको हम लोग चेंज कर यहाँ पर B कर देता हूँ मैं और इसको B कर देते हैं। इसमें हम इंडेक्स दे सकते हैं। ये हमने डेटा दिया, डेटा में एक एरे हमने दे दिया हुआ है। आप अलग अलग टाइप का और भी डेटा दे सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट वगैरह देना हो आप दे सकते हैं, मतलब डिक्ट वगैरह देना हो तो वो दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कॉमा देंगे और यहाँ लिखेंगे इंडेक्स और इक्वल देकर आप क्या इंडेक्स देना चाहते हैं। जितने यहाँ पर आपके एलिमेंट्स हैं उतने आपको यहाँ पर इंडेक्स देने हैं। तो अभी बाय डिफॉल्ट इंडेक्स हमारा आता है 0, 1, 2, 3 इस तरीके से करके आता है, लेकिन आप अगर चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ABCD कर देना चाहता हूँ, तो मैंने ABCD कितना हो गया, 4 हो गया, एक और करना E, ये हो गया 5। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए आपको यहाँ पर पहले 0, 1, 2, 3 आ रहा था, बट अब यहाँ ABCDE करके, यानी कि इंडेक्स भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसका भी क्लियर कर देता हूँ आउटपुट। अब हम लोग यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल देखने वाले। तीसरा एग्जाम्पल देखने के लिए हम लोग डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। तो C = PD, ये वो दिख रहा है ना, छोटा छोटा दिख रहा है क्या, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं मैं, देखिए इतना बड़ा कर दिया, अब इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। ओके, सो आई होप कि अब आपको दिखा। तो PD.series और यहाँ पर आप डिक्शनरी देना चाहते हो तो आपको कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, फिर इसमें की दीजिए। फिर मैंने B दिया और फिर 1 लिखा, फिर इसमें एक और देते हैं A और इसमें देता हूँ 2 या फिर 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, चलिए कोई नहीं, और इसमें कॉमा दीजिए, फिर C और एक और इसका वैल्यू देते हैं, मान लीजिए हमने दे दिया 7। ओके, उसका इसको प्रिंट करके देख लीजिए, प्रिंट C। शिफ्ट एंटर की प्रेस करना है, आपको दिख जाएगा B में 1, A में 4, C में 7। इस तरीके से आप चाहे तो डिक्ट डेटा भी आप दे सकते हैं। सो करते हैं क्लियर। यहाँ पर देखिए 3 एग्जाम्पल अभी तक मैं आपको दिखा चुका हूँ। सीरीज के साथ कैसे काम करते हैं हुआ। तो अगर स्केलर वैल्यू आपको देना हो, स्केलर वैल्यू बहुत ही ईजी होता है, वो दिखाता हूँ। इस ईजी क्या होता है, ये स्केलर वैल्यू होता है, ये ऐसा ही होता है। ईजी का क्या, इसमें मतलब सीरीज, और यहाँ पर आप एक स्केलर वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे मैं 5.0 देना चाहता था, मैंने 5.0 दिया। इस बार प्लॉट हम लोग दे रहे हैं और यहाँ पर हम लोग इंडेक्स इक्वल आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कौन लिख के भैया, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया और सिंपली प्रिंट करना है। तो प्रिंट D और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और आपको दिख जाएगा A में 5.0, मतलब ये सेम वैल्यू रहेगा सभी इंडेक्स के लिए। और ये फ्लॉट डेटा टाइप का, तो आपको यहाँ पर डेटा टाइप दिख जाता है। अब देखिए कुछ और चीज़ें, जैसे हमने अभी सिर्फ इसमें प्रिंट किया कि जो हमारा वैल्यूज़ है या फिर जो इंडेक्स है वह, अगर सेपरेट आपको जानना है कि इंडेक्स सिर्फ मुझे चाहिए, फिर मुझे सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए, फिर मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए,
मुझे डेटा टाइप जानना है तो वह कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी मैं इसी में आपको दे देता हूँ। यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इसको हम लोग ई बना देते हैं, ई बनाया और यहाँ पर ई कर देते हैं, तो सेव किया। और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो ये आपका रन हो जाएगा। मैं इसमें से क्लियर कर देता हूँ, ये थोड़ा सा जगह हमारा बने, तो ये हमारा जगह बन गया। अभी आपको ये प्रिंट करना है तो फिर तो बढ़िया, लेकिन अगर आपको मान लीजिए सिर्फ डेटा टाइप जानना है तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ डेटा टाइप, और आई थिंक यहाँ पर स्लैश एन दे देने से ठीक रहेगा, बिकॉज ये चिपक के नहीं आएगा। यहाँ पर भी स्लैश एन दे दें क्या, एक स्लैश एन यहाँ भी बनता है, देना है। यहाँ पर आपको लिखना है ई, जो भी आपका ये ऑब्जेक्ट है वो, देन वह लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है डी टाइप लिखिए और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, आपको बता देगा डेटा टाइप फ्लॉट। यहाँ पर स्लैश एन देने की आवश्यकता इसमें नहीं है, कम से कम इसमें देखिए हमें डेटा टाइप दिखाई दे रहा है फ्लॉट। इसी तरीके से अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मुझे इंडेक्स जानना है, यहाँ पर मुझे इंडेक्स सिर्फ जानना है, इंडेक्स, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ई और इंडेक्स, सेव कीजिए। शिफ्ट एंटर की प्रेस करना है, आपको ये सारे इंडेक्स मिल जाएंगे। देखिए इंडेक्स वो दिखाई दे रहा है, इंडेक्स ABCD डेटा टाइप, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इसका, तो ये आप इंडेक्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वैल्यूज़ चाहिए तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ लिख सकते हैं, शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और फिर आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी। यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, इसको चेंज नहीं किया, वैल्यूज़ देखिए यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक गेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, वो मैं यहाँ आपको दिखा नहीं सकता, बिकॉज सभी में 5 5 5 5 है। तो वो आपको दिखाता हूँ इसमें बी वाले पे, या फिर इसमें दिखा दो, इसमें वैसे देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो एक वैल्यू अगर आपको गेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आइए और मैं लिखा गेट सिंगल वैल्यू, तो इसमें गेट आइटम गेट कर सकते हैं आप, उसके लिए आप गेट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है कॉट के अंदर में इंडेक्स, तो ए लिखा, या फिर लिखते हैं सी और शिफ्ट एंटर की प्रेस करते हैं और एक पैरेंथेसिस हमारे यहाँ पर मिसिंग है, एंटर की प्रेस करते हैं, देखिए आपको 5.0 दिखेगा। अभी जब सभी में 5.0 आपको सभी में 5.0 ही मिलेगा, बट अगर आप इन सब में किसी में करेंगे तो आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा, जो भी इसका वैल्यू रहेगा उसके आउटपुट मिल जाएगा। इतना तो समझ में आपके आ रहा होगा। सो ये कुछ चीज़ें थी यहाँ पर जिसके थ्रू आप अपने डेटा का अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते। देखिए डेटा एनालिसिस के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये जो सीरीज़ है वह उस पर वह कौन सा डेटा टाइप का है, उस पर कौन कौन से इंडेक्स हैं, कौन कौन से वैल्यूज़ हैं, अगर किसी एक को गेट करना तो कैसे करेंगे। तो ये हम लोग जानकारी, आपको अपना मकसद याद रखना है कि हम लोग डेटा एनालिसिस के लिए इसको सीख रहे हैं। तो डेटा एनालिसिस होता कैसे, डेटा को आप इंस्पेक्ट करेंगे, डेटा को आप मैनिपुलेट करेंगे, डेटा को आप समझेंगे, फिर आप उसमें डेटा एनालिसिस कर पाएंगे। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। इसको करते हैं क्लियर और ये हमारा हो गया। तो हमने 1 2 लगभग इतने सारे एग्जांपल यहाँ पर देखे, बहुत अच्छी बात है। इतना हमारा सीरीज़ में ख़त्म हो जाता है। हम लोग यहाँ पर अब यूज़ करेंगे डेटा फ्रेम। तो डेटा मैं इसमें लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, 3 बार डेटा फ्रेम, और ये हमें कर देना है क्या, मार्कडाउन। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और इसको मैं कर देता हूँ, इसको कोलैप्स कर देता हूँ मैं। ये अभी इसके अंदर 5 सेल है, कंट्रोल एस करके प्रेस करके सेव कर देते हैं। डेटा फ्रेम में ये जो मेन हमारा टॉपिक है यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें चलेगी। सो ये इंपॉर्टेंट है देना, अगर आपने रन नहीं किया इसको रन कर लीजिएगा। ये हमारा रन है ऑलरेडी। देन पहले रहता है हमारा डेटा। तो डेटा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, डेटा आपका हो सकता है ऑब्जेक्ट, डिक्शनरी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैंने आपको भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ये जो मैं बता रहा हूँ उसका थियोरेटिकल भी मैं आपको लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, उसका डेफिनेशन वगैरह, तो वहाँ पढ़ सकते हैं। डेटा हमारे पास मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से डेटा है, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं डिक्ट है, और यहाँ पर ये एरे हमारा बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, जिसमें हमारा एक नेम प्रॉपर्टी है जिसका ये सारे वैल्यूज़ हैं, एज जिसका ये सारे वैल्यूज़ है। अब इस डेटा को आपको अगर डेटा फ्रेम में चाहिए तो फिर आपको डेटा फ्रेम का यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, मान लीजिए DF लिखा मैंने और PD यानी कि पैंडास, और यहाँ लिखा डेटा फ्रेम, फ्रेम का F कैपिटल, मतलब डेटा का D कैपिटल, फ्रेम का F कैपिटल, और बिटवीन पैरेंथेसिस आपको ये जिस भी डेटा को आपको डेटा फ्रेम में चाहिए उसको यहाँ पर लिख देना है बिटवीन पैरेंथेसिस। इसको लिखिए, फिर आप प्रिंट कर लीजिए DF को और आप सिंपली शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए और आपको यहाँ पर टेबल के फॉर्म में ये दिख जाएगा, रॉ और कॉलम के फॉर्म में आपको डेटा दिख जाएगा। तो नेम है, एज है, कॉलम 2, और यहाँ पर रॉस देख रहे हैं आप 0 1 2 3 यानी कि 4 कॉलम है, 0 से शुरू होता है इंडेक्स इसका, और इस तरीके से आप अपना डेटा फ्रेम बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, मैं ये क्लियर कर देता हूँ, अगर इसमें आप इंडेक्स चेंज करना, जैसे 0 1 2 3 आ रहा है बाय डिफॉल्ट इंडेक्स, लेकिन इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, इसमें इंडेक्स कैसे दे दें वह देखिए। तो यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, ये जो है आपका ये डेटा रहेगा, तो ये डेटा एज इट इज़ रहेगा। जो डेटा फ्रेम है यहाँ पर हमारा सिंटेक्स आता है इंडेक्स का, तो यहाँ पर आपको इंडेक्स अपना देना है और इंडेक्स आपको गिन कर देना है, जितने आपके वैल्यूज़ हैं वहाँ डेटा में उतना ही आपको इंडेक्स भी देना है। तो मेरा अगर देखेंगे 4 है, 0 1 2 3, तो मेरा 4 है तो 4 आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। मैं देता हूँ A, B, कुछ भी दे सकते हैं वैसे आप, C, D, ये लिखा और सिंपली इंटर की प्रेस कीजिए, शिफ्ट इंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर आपको पहले लिखा था 0 1 2 3,
अभी देखिए हमने इंडेक्स दे दिया तो ये ए बी सी डी करके हमें दिखता है। तो इसको कर देते हैं क्लियर। अलग अलग मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा कि अलग अलग डेटा आप कैसे इसमें रख सकते हैं। तो ये था हमारा डिक्शनरी कैसे करते हैं, ये सब कुछ हमने देखा। अभी देखिए कि इसमें कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर हम लोग प्रिंट करते हैं, इसी में प्रिंट कर देता हूँ मैं, या फिर इसको ले लेते हैं और इसमें दिखाता हूँ। इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, ये सेम डेटा रहेगा हमारा और ये डेटा फ्रेम में हमारा रहेगा। देखिए इसमें से अगर आपको चाहिए जैसे इंडेक्स चाहिए, जैसे हमने सीरीज़ में किस तरीके से निकाला था, इंडेक्स निकालना सीखा था हमने, इसी तरीके से डेटा टाइप निकालना, इंडेक्स निकालना, वैल्यूज निकालना, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग df इसमें हम लोग चेंज कर देंगे, ये जैसे मैं यहाँ पर /n लिखते हैं पहले, और इंडेक्स चाहिए आपको तो इंडेक्स लिखा /n लिखने की आवश्यकता नहीं है, कॉमा दिया और यहाँ पर df डॉट इंडेक्स और यहाँ पर रहते हैं शिफ्ट एंटर। इसमें देखिए इंडेक्स हमें मिल जाता है ABCD और डेटा टाइप इसका ऑब्जेक्ट मिल जाता है। उसी तरीके से इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आइए, रेट ऑफ स्पीच अगर आपको स्लो लगे तो आप इसको फास्ट करके देख सकते हैं, वो हो सकता है। यहाँ पर मान लीजिए नेम प्रॉपर्टी में हमारा क्या है वो मुझे जानना है, मैंने यहाँ पर नेम लिखा और यहाँ पर लिखना है नेम और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिएगा और ये हमारा एक n खा गए हम लोग, शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए, देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा नेम। इसमें जरूरत है यहाँ पर /n देने की एक, देखिए डेटा हमारा सही देखिए, तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिल जाएगा। नेम ABCD हमारा इंडेक्स हो गया और उसका सिर्फ नाम आपको मिल रहा है। उस तरीके से सिर्फ अगर आपको एज चाहिए तो यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं और यहाँ पर सिर्फ एज लिखेंगे तो ये हमें सिर्फ एज दे देगा। तो एक एक अगर कॉलम आपको चाहिए हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब अगर नेम का आपको कोई एक इंडेक्स चाहिए तो वह कैसे करेंगे, जैसे मैं इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं और डॉट लिखना है, गेट लिखना है और यहाँ पर इंडेक्स लिखना है। इंडेक्स मैंने ए लिख दिया और यहाँ पर शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए आपको ए में जो भी वैल्यू था वो मिल जाता है, जिसे सोनम था सोनम मिल गया। चलिए ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। अभी हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। सो ये सारी चीज़ हमने देख ली, ये सारी चीज़ें हमें बढ़िया मजा आ गया यहाँ तक का देख के। अब देखिए कि सीरीज का आप डेटा फ्रेम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए डेटा इक्वल और कुछ इस तरीके से आप कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में वेट लिखा मैंने, PD जो हमारे ऊपर में पैंडास का एलियास है हुआ डॉट सीरीज। तो सीरीज बनाने में मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, इसमें तो हम लोग सीरीज भी बना सकते हैं डेटा फ्रेम, तो सीरीज का डेटा फ्रेम बना सकते हो। तो हमने सीरीज लिखा, पहला सीरीज हमारा ये रहा प्राइस और दूसरा सीरीज ये रहा। तो इसको हम लोग डेटा फ्रेम में अगर बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर लिखना है DF इक्वल, ऐसा नहीं कि DF ही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग PD डॉट डेटा फ्रेम और यहाँ पर आपको लिखना है डेटा, फिर आप प्रिंट कर लीजिए इसको, प्रिंट DF, शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, आपको सारा दिख जाएगा, वेट दिख जाएगा, प्राइस दिख जाएगा। तो वेट और प्राइस यहाँ पर 2 कॉलम में दिखते हैं और इन सब का अपना अपना वैल्यू दिखता है, 10 20 30 1 2 3 4। यहाँ पर एक वैल्यू कम है, जैसे इसमें 3 है, इसमें 4 है, आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो चौथा है उसको NaN यानी कि नैन वैल्यू ले लेगा, ये नॉट अ नंबर, आपको सबको पता होगा ये। तो 0 1 2 3 इसका इंडेक्स बन गया और ये सारी चीज़ बन गया। आप चाहें तो ये सारी डिटेल्स भी इसमें भी निकाल सकते हैं, बट वही काम करने की आवश्यकता बार बार नहीं है। अब इसी सेम डेटा को अगर इंडेक्स देना हो तो आप वह भी कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और इंडेक्स आप यहाँ पर देते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर देता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इंडेक्स लिखा इक्वल और यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ मान लीजिए AA कॉमा दिया BB और कॉमा दिया CC और कॉमा दिया DD, ये लिखा और शिफ्ट और एंटर की प्रेस करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलता है, AABBCC और NAN। अरे भाई ये क्या हो गया, हमें तो हमने तो सिर्फ इंडेक्स बदला, तो ये ऐसे गड़बड़ हो गया। हमें देना पड़ेगा इस सीरीज़ का इंडेक्स और सीरीज़ का इंडेक्स आप यहाँ पर देते हैं, आपको लिखना पड़ेगा इंडेक्स इक्वल और यहाँ पर हमारा जाएगा A, B, C। इस तरीके से इंडेक्स यहाँ पर देना है और ये सीरीज़ का हम लोग इंडेक्स दे रहे हैं और यहाँ पर आइए और यहाँ पर भी आपको अगर देना है तो आप दे सकते हैं ABCD, यहाँ पर दीजिए कॉमा और T लिख दिया। देन इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये मैंने हटा दिया। अभी अगर इसको रहने दें, इसको सेव करें और इसको अगर आप रन करें तब भी आपका वही आएगा, तो इसको कीजिए हटाइए यहाँ से और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए। अब देखिए ABCD यार ABCD सीरीज हमारा जो इंडेक्स है वो चेंज हो गया और यहाँ से हमारा जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ हमारा आ रहा है। पहले 1 2 3 आ रहा था, अभी हमने चेंज कर दिया, तो ये आपको ध्यान में इसमें रखना होता है कि जी। तो एक और टाइप का डेटा दिखा देता हूँ, डिक्ट का एरे बना के सब क्लियर करते हैं। मैं क्लियर सिर्फ आउटपुट करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम रहती मतलब रहती हैं बनी हुई। तो यहाँ ये और थोड़ा सा जल्दी लिख लेते हैं, इक्वल लिखा और यहाँ पर देखिए हमारे इस तरीके से डेटा है, ये हमारा एक डिक्ट है, यहाँ पर भी एक डिक्ट है और AB है, यहाँ पर ABC और इसका अपना अपना वैल्यू है। वो डेटा फ्रेम यहाँ पर ये दोनों को भी कर लेते हैं, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और सिंपली इसको रन कीजिए और आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा 0 1 ABC यहाँ पर दिखा रहा है, ABC 3 कॉलम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें वैल्यू है 1 2 AB 1 2, फिर ABC में 5 10 20 और इस वाले पे C का वैल्यू नहीं तो वहाँ पर NaN आ रहा है, यानी कि नॉट अ नंबर आ रहा है, नैन वैल्यू आ रहा है। अगर इसमें इंडेक्स लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आते हैं
और इंडेक्स लाने का तरीका यहाँ पर वही सेम है। यहाँ पर लिखिए इंडेक्स इक्वल और यहाँ पर मैं देता हूँ फर्स्ट और कॉमा देकर सेकंड और सिंपली शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, आपको फर्स्ट सेकंड इस तरीके से दिख जाएगा। इंडेक्स पहले 0 1 था, अभी फर्स्ट सेकंड आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया। अभी और भी बहुत सारे अलग अलग मैं आपको डेटा दिखा सकता हूँ, लेकिन उतना दिखाने की आवश्यकता है नहीं, अदरवाइज ये बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। इतना लंबा भी मैं बनाना नहीं चाहता, लेकिन इतनी जानकारी आपके पास है तो आप अच्छा खासा नॉलेज गेन कर सकते हैं। प्लस आप डॉक्यूमेंटेशन में जाकर थोड़ा बहुत अगर आपको दिखना है तो आप देख सकते हैं। तो ये डेटा फ्रेम हो गया। अब डेटा फ्रेम में ही हम लोग रहेंगे और बाकी सारी चीज़ देखेंगे। ये काम आप अपने डेटा फ्रेम में भी कर सकते हैं, सीरीज में भी कर सकते हैं। आपने देखा भी है कि डेटा फ्रेम सीरीज से हम लोग डेटा फ्रेम में आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया था। तो हम लोग डेटा फ्रेम को लेकर चलेंगे। इसमें हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट कि डेटा को इंस्पेक्ट कैसे करते हैं या फिर डेटा को व्यू कैसे करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक मार्कडाउन और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, हमारा रन हो जाएगा। मैं डेटा फ्रेम को यहाँ से कर देता हूँ क्लैप्स, Ctrl+S प्रेस करके सेव कर दीजिए। ये इंस्पेक्टिंग डेटा और व्यूइंग डेटा ये सीरीज के लिए भी और डेटा फ्रेम के लिए भी काम करेगा लगभग, मतलब दोनों सेम हमको देखने को मिलेगा। डेटा एनालिसिस में नॉर्मली क्या होता है कि किसी कंपनी से हमें डेटा दिया जाता है, एक्सेल फाइल में हो, CSV में हो या किसी और फॉर्मेट में, बहुत सारा डेटा होता है, लाखों में हो सकता है। जैसे आप किसी कंपनी का करते हैं, मान लीजिए रिलायंस कंपनी हमारे पास आती है, मुकेश अंबानी हमारे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जियो का उनका सब्सक्राइबर घट रहा है, क्या प्रॉब्लम है जरा देख कर बताया जाए। तो वो हमें डेटा देती है कि घट रहा है तो क्या उसका डेटा है अभी तक का, वो डेटा हमें किसी रूप में डेटा के रूप में हमें देती है। उस पर हम लोग अपना एनालिसिस जो भी करना है वो करते हैं। तो डेटा यहाँ पर मेरे पास है नहीं, हम लोग यहाँ पर डेटा अपना लिख देंगे, जो पाइथन का डेटा हम लोग लिखते हैं वैसे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि कैसे आप एक्सेल इसमें लोड कर सकते हैं और उसका डेटा कैसे निकाल सकते हैं, वो सब कुछ। लेकिन अभी के लिए डेटा हमारे पास ये वाला डेटा है, तो मैंने डेटा लिखा इक्वल और ये कुछ डेटा आपको देखने को मिला। इसमें हमने NP का यूज़ किया हुआ है, NP मतलब numpy का यूज़ किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए, यहाँ पर इंपोर्ट numpy एज NP और शिफ्ट एंटर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपका ये रन हो जाए। तो ये हमारा बेसिक डेटा है जिस पर हम लोग एग्जामिन करेंगे सब कुछ, यानी कि इंस्पेक्ट करेंगे डेटा को और डेटा को व्यू भी करेंगे। डेटा को देख लीजिए, यहाँ पर हमने यूज़ किया है NP यानी कि numpy, जिसको मैंने यहाँ पर लिख कर और शिफ्ट एंटर की प्रेस करके इसको रन कर लेना है, ताकि ये रन हो जाएगा, मतलब इंपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद इसको यूज़ कर पाएंगे। इसको बस नैन वैल्यू के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। डेटा ये हमारा डिक्ट दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी, इसके अंदर में एरे है और यहाँ पर टोटल मिलाकर 20 आपको वैल्यूज़ दिखेंगी, जिसमें 2 नल वैल्यूज़ आप इसको कह सकते हैं, या फिर 2 एम्प्टी है या फिर नैन वैल्यूज़ हैं, इसको कह लीजिए। एज है हमारा, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा 2 यहाँ पर है। अभी इसमें से इंस्पेक्ट कैसे करना है, इंस्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि डेटा हमारे पास आया किसी कंपनी का और उस डेटा को हमें एनालिसिस करके देखना है कि डेटा में क्या चीज़ें हैं, पहले देख तो लें कि क्या है, उसके बाद उसमें बताएंगे कि कैसे इसका प्रॉफिट बनेगा कंपनी का, कैसे बिजनेस ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे मैं आपको पहले देखिए डेटा हम लोग प्रिंट करना सीखते हैं, तो प्रिंट और यहाँ पर हम लिखते हैं /n और डेटा और यहाँ पर लिखते हैं /n और यहाँ पर df जो हमने अभी बनाया नहीं है, df इक्वल यहाँ पर लिखना है आपको PD और यहाँ पर डेटा फ्रेम में आपको ये डेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेटा फ्रेम लिखा और यहाँ पर लिख दिया सिंपली डेटा। अभी सिंपली आप शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, आपको सारा डेटा दिख जाएगा टेबल रो और कॉलम के फॉर्म में। ये डेटा हो गया हमारा और यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा नेम एज 2 कॉलम हो गया और यहाँ पर 0 से 19 तक का हमारा इंडेक्स हो गया और सभी वैल्यू का आपको दिख जाएगा, नाम, उसका एज, नाम एज और कहीं कहीं आपको दिखेगा नाम में देखिए NaN, जब हमने NP.nan किया हुआ था वह NaN दिखता है यहाँ पर, नॉट अ नंबर। इस तरीके से आपको एज में भी दिखेगा NaN, जहाँ भी हमने NP.nan किया था वहाँ पर ये आपको मिलता है। इसमें और भी बहुत सारी फंक्शन होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें करते हैं प्रिंट एफ और DF में हम लोग लगाते हैं इन्फो। ये आपको इस डेटा का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर आप इसको शिफ्ट एंटर की प्रेस करके रन करते हैं, देखिए क्लास कौन सा यूज़ कर रहे हैं, डेटा फ्रेम वह बताता है, रेंज बताता है कि 20 एंट्रीज यानी कि टोटल अगर आप गिनेंगे इसको सोनम राज इस तरीके से करके तो आपको 20 मिलने वाली है, 0 से लेकर 19 तक यानी कि 20। यहाँ पर दिख भी रहा है कि इंडेक्स इसका 0 से 19 तक का बनेगा। डेटा कॉलम आपको कितना मिलता है, टोटल 2 कॉलम मिलते हैं, नेम और एज आप देख सकते हैं कि 2 हमारे पास कॉलम है वो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद ये बताता है, इस टेबल में आप देखिएगा इसमें बताता है कि कॉलम कौन कौन सा है, नेम और एज 2 कॉलम है, जिसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट और फ्लॉट। नेम का ऑब्जेक्ट और एज का फ्लॉट है। यहाँ पर साथ में बताता है नॉन नल काउंट, तो कितने से इस कॉलम में कितने ऐसे वैल्यूज हैं जो कि नॉन नल है, उसका काउंट करके बता। जैसे इसमें 18 बता रहा है, इसमें भी 18 बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पर इसको अगर देखेंगे तो टोटल मिलाकर 20 वैल्यूज है, जिसमें से 2 नल है। तो वही बता रहा है कि 2 को छोड़ के बाकी सब नॉन नल है, तो इसलिए 18 बताया है। इस तरीके से एज में भी देखेंगे तो 2 छोड़ के टोटल 20 है, 2 छोड़कर 18
नॉट नल है या नॉन नल है। जैसे मैं आपको इसमें अलग करके दिखाता हूँ। जैसे ये हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर 31 में हम लोग एक और इसमें डाल देते हैं, 17 अब दिखाएगा। शिफ्ट एंटर की प्रेस कर दें, देखिए वो 17 दिखेगा। 17 ऐसे वैल्यूज़ हैं जो कि नॉन नल है। अगर टोटल 20 एंट्रीज है जिसमें से 17 अगर नॉट नल है तो 3 ऐसे वैल्यूज़ है जिसमें नल होगा। तो वह आप गिन सकते हैं 1 2 3 ऐसे आकर। इसके बाद इसके नीचे का इन्फॉर्मेशन है, डेटा टाइप यहाँ पर दिखता है कि फ्लॉट टाइप का 1 है, ऑब्जेक्ट टाइप का वो 1 है, मेमोरी यूजेस कितना हो रहा है वह दिखता है और यहाँ पर नॉन दिखता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर, अगर मैं इसके नीचे यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आते हैं और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ। जैसे हमने अभी देखा कि नॉन नल तो हमें पता चल जाता है कि 18 और 17, लेकिन कितना नल है वो हमें पता नहीं चल पा रहा जब तक हम यहाँ पर डेटा के देखें ना, या फिर हम थोड़ा कैलकुलेशन ना करें तब तक। तो अगर आपको जानना है कि नल इन्फो अगर आपको जानना है, मैं इसमें स्लैश एन कर देता हूँ। स्लैश एन एक न्यू लाइन पे दिखेगा, इसमें भी स्लैश एन कर देते हैं। अगर तब पड़ेगी तो रहने देंगे वरना हटा देंगे। तो इसमें इज नल का आप यूज़ कर सकते हैं। तो डीएफ लिखना है डॉट इज नल, इसको कॉल कीजिए, शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए। इसमें आपको बता देगा कि नल इन्फॉर्म में लिखा हुआ था कि नेम एज, तो ये फॉल्स 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 फॉल्स, ये नल है तो ये ट्रू दिखता है। बाकी फॉल्स फॉल्स फॉल्स, देखिए यहाँ पर एक ट्रू दिख रहा था, ये नल है। फिर यहाँ पर एक नल है तो यहाँ पर एक नल है, तो इस तरीके से आपको दिखता है। तो ट्रू फॉल्स में अगर आपको जानना हो तो आप इस तरीके से इज नल का यूज़ करके अपने पूरे डेटा का निकाल सकते हैं कि कहाँ नल है कहाँ नॉट नल है। इसके अलावा इसमें इस डेटा में आपको देखने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मतलब अभी 20 डेटा इसलिए आप ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन नेम में कितने नल हैं अगर आपको जानना है तो इसमें गिनने में आप जाएंगे तो 1 2 आसानी से हो जा रहा है, लेकिन अगर सैकड़ों डेटा रहे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो उसके लिए आप सम का यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको किया कॉपी पेस्ट, टोटल नल इन्फो, यहाँ पर डॉट सम आपको लगाना है। इसको कॉल कीजिए, शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए। आपको बताएगा यहाँ पर कि नेम कॉलम में 2 नल वैल्यूज़ हैं और एज कॉलम में 3 नल वैल्यूज़ हैं। ये इसी के से आपको बताएगा। तो लोग डेटा से अपना जो डेटा है हमारा उसमें से हम पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने ऐसे वैल्यूज़ हैं नेम वाले कॉलम में जो कि नल हैं या फिर नॉट नल है। उसी तरीके से एज में हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरीके से डेटा को देखा जाता है, पहले एनालिसिस किया जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है। इसके अलावा होता है एक, मैं इसमें कमेंट करता जाता हूँ, इतना सारा आपको एक साथ देखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहाँ से ये कमेंट करता जाता हूँ, वरना मुझे भी स्क्रॉल डाउन करने में ऐसी प्रॉब्लम होगी। प्रिंट किया मैंने और यहाँ पर हम लोग अभी देखने वाले हैं स्टैटिकल इन समरी अपने डेटा का। तो स्लैश एन लिखिए। डीएफ में आपको यूज़ करना है डिस्क्राइब, ये आपको बहुत सारी स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन दे देगा। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और ये रन हो जाएगा। देखिए स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और ये सिर्फ उस कॉलम को लेता है जिस कॉलम में मैथमेटिकल डिजिट हो, जैसे एज को इसने लिया हुआ, नेम को नहीं लिया हुआ। तो काउंट करके आपको बता देगा, फिर आपको मीन निकाल के बता देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के बता देगा, मीन कितना है वो बता देगा, मैक्स कितना है वो बता देगा, परसेंटाइल कितना है वो आपको बता देगा। कि इसमें 25% ऐसे लोग हैं जो इसकी उम्र 22 वर्ष से कम हो सकती है। इस तरीके से 50% ऐसे लोग हैं इसमें जिनकी उम्र 26 वर्ष से कम हो सकती है। इस तरीके से 75% का दिख रहा है आपको और यहाँ आपको काउंट दिख रहा है और फिर मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन को मिनिमम दिखता है और मैक्सिमम आपको दिखता है कि मिनिमम एज इतना हो सकता है, मैक्सिमम एज इतना हो सकता है, ये आपको देखने को मिलता है। ओके जी, तो ये हो गया स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको चाहिए तो उसके बारे में जानकारी। अभी इसको करते हैं कमेंट। और क्या क्या आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। इसमें आप कभी अगर आप देखते हैं, जैसे हमने अभी इसको रन किया, शिफ्ट और इंटरप्रेस किया, तो इसमें आपको सारा डेटा दिख जाता है। अगर बहुत सारा डेटा हो ना, मतलब लाखों में डेटा हो, तो फिर आपको सब यहाँ पर डेटा दिखता नहीं है। तो अगर आप, या फिर आपको इतना सारा डेटा नहीं देखना है, आपको सिर्फ टॉप के 5 दिखने हैं या फिर 10 दिखने हैं या फिर 15 दिखने हैं, तो वह भी आप कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम लोग पहले प्रिंट यूज़ करेंगे, प्रिंट टॉप 5 डेटा, ये हमने लिखा। और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे किसका, इसे मैं स्लैश एन लगा देता हूँ पहले, स्लैश एन, और यहाँ पर भी इसमें हम लोग यूज़ करेंगे हेड का। तो हेड को आपको बस कॉल करना है डीएफ के साथ, अपने डेटा फ्रेम के साथ, और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और ये आपको दिखा देगा टॉप 5। तो 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो टॉप 5 आपको डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन आप इसमें अगर नंबर दे देते हैं, जैसे मैं इसी को अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इस वाले को रहने देते हैं अभी। इसमें टॉप 10 मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर 10, अगर टॉप 10 चाहिए तो मैं यहाँ पर 10 वैल्यू लिख दूँगा, जैसे 10, और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए टॉप 5 आपको बाय डिफॉल्ट 5 दिखाता है, लेकिन अगर आपको 10 चाहिए तो आप इस तरीके से 10 वैल्यू लिख कर उसमें 10 भी निकाल सकते हैं। ओके, अब इसी के जस्ट अपोजिट कह सकते हैं, अगर बॉटम से चाहिए तो आप टेल का यूज़ कर सकते हैं। मैं इन दोनों को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करते हैं, टॉप के बजाय लिखते हैं बॉटम 5 या फिर बॉटम 10 डेटा, और इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ। ये कमेंट किया और ये भी कमेंट किया।
यहाँ पर हेड के बजाय आपको लिखना पड़ेगा टेल, और यहाँ पर भी लिख देते हैं टेल, दोनों साथ में दिखा देता हूँ बिकॉज समय ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोग। सो इसमें बता रहा है कि इनवैलिड स्किप सीक्वेंस, इसमें हमने NEN खा गया। सो इसमें N वापस से मैंने दिया, शिफ्ट एंटर की प्रेस करते हैं, देखिए 5 आपको बॉटम से दिखाई देगा, 19 इंडेक्स से दिखाई दे रहा 5, और ये 10 आपको दिखाई देगा 19 इंडेक्स से, यहाँ पर से 10। इस तरीके से आपको निकालना हो डेटा कभी तो आप बॉटम से या टॉप से, तो आप हेड एंड टेल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डुप्लीकेट डेटा देखना हो, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए नेम में राज यहाँ भी है और राज यहाँ भी है, और कहीं राज है, देखिए एक राज यहाँ भी है। तो अगर देख रहे हैं कि ये नेम कॉलम में डुप्लीकेट है हमारा, हालांकि डुप्लीकेट नहीं है, नेम हो सकता है इस अलग अलग नाम, अलग अलग इंसान के सेम नाम हो, बट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ डुप्लीकेट ये दिख रहा है। तो इसको अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं डुप्लीकेटेड का, तो प्रिंट और इसे लिखते हैं DF, और कौन से कॉलम का आपको जानना है, मुझे जानना है नेम, तो DF लिखा, DF मतलब ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया डेटा फ्रेम का वह लिखा, कौन सा कॉलम, मुझे कॉलम जानना है नेम, और इसमें आप लगाते हैं डुप्लीकेटेड करके एक यहाँ पर फंक्शन है डुप्लीकेटेड, और इसमें लिखिए शिफ्ट एंटर की प्रेस किया और यहाँ पर आपको दिख जाता है, देखिए ये फॉल्स 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 फॉल्स, यहाँ पर ट्रू 9 नंबर में एक डुप्लीकेट मिल रहा है इसको, और फिर 13 नंबर में, और फिर एक 17 नंबर में। तो ये 9 नंबर में देखिए एक राज तो यहीं पर है, बट ये डुप्लीकेट नहीं है, तो पहली बार मिला हुआ है। 9 नंबर में एक राज होगा तो ये राज, तो ये डुप्लीकेट माना जाएगा, एक राज है यहाँ पर, तो ये भी डुप्लीकेट माना जाएगा। साथ में ये नैन को भी लेता है, ये NN को देखिए एक यहाँ पर है, तो इसका जो डुप्लीकेट है वो 13 नंबर पे यहाँ पर होगा और कहीं नहीं है, तो उसका भी उसके लिए आपको ट्रू देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, 13 नंबर ट्रू देखने को मिल रहा है। अभी इस तरीके से देखने से आपको लगेगा नहीं कि कितना डुप्लीकेट है कितना नहीं है, हमें एक्चुअली में हमें काउंट करना पड़ता है कि इस कॉलम में कितने डुप्लीकेट्स हैं, कौन डुप्लीकेट है वह तो अलग बात है, कितने डुप्लीकेट है वह जानना था, फिर अब इसमें सम का यूज़ कर सकते हैं इसी में। इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, यहाँ पर डॉट सम लगाइए और इसमें लिखिए टोटल डुप्लीकेट डेटा, टोटल डुप्लीकेट डेटा, शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि टोटल डुप्लीकेट डेटा इसमें 3 है। इस तरीके से डुप्लीकेट डेटा अगर आपको जानना है उसके बारे में जानकारी, तो आप जानकारी निकाल सकते हैं। तो इसको कमेंट कर दिया और इसको भी कमेंट कर दिया। देखिए इसको शॉर्ट कैसे करते हैं इंडेक्स के थ्रू, तो इसमें प्रिंट लगाया और शॉर्ट बाय इंडेक्स करके एक आता है, इसमें हम लोग DF में डॉट शॉर्ट इंडेक्स लिखते हैं, इंटर की प्रेस किया और ये ऑलरेडी शॉर्ट होकर हमें दिखता है, तो कुछ खास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन इसी के साथ एक हमें जब इसमें अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, जब इंडेक्स में 0 1 2 3 ना हो के कोई अगर अलग अलग वैल्यूज़ आप देते हैं मैनुअली, तो सॉर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको वैल्यूज सॉर्ट करके दिखाता हूँ जिसमें आपको अच्छे से पता चलेगा कि सॉर्ट का मतलब तो सबको पता होगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और सॉर्ट बाय इंडेक्स के बजाय सॉर्ट बाय वैल्यूज़, और यहाँ पर आपको सॉर्ट इंडेक्स के बजाय आपको लिखना है सॉर्ट वैल्यूज़। किसको सॉर्ट करेंगे आप, नेम या एज किसी को भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एज का करके दिखाता हूँ, एज, और शिफ्ट एंटर की प्रेस किया, देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा 18 से शुरू हो रहा है, 18 19 20 21 22 23 24 25 इस तरीके से नैन सबसे नीचे आता है। तो इंडेक्स आपका गड़बड़ हो गया होगा, लेकिन ये एज कॉलम को सॉर्ट करके आपको दिखा रहा है डेटा। सॉर्ट करना अब इस तरीके से सॉर्ट कीजिएगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारे और फंक्शन हैं जिसमें आप इंस्पेक्ट और डेटा या फिर व्यू डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना मैंने बताया इतना काफ़ी है इसके लिए। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर सारे एग्जाम्पल आपके लिए पड़े हुए हैं, जो भी आपको यूज़ करना कर लीजिएगा। मैं यहाँ से यहाँ तक का ये डेटा कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसको हम लोग देखेंगे, जो कि है कॉलम सेलेक्शन और इंडेक्सिंग। कॉलम सेलेक्शन या फिर कॉलम इंडेक्सिंग, इसको मैंने कोलैप्स कर दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। तो उसी डेटा को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। याद रहे कि हमारा इंपोर्ट रहना चाहिए पंडास और नमपाई दोनों ही, तभी हमारे ये डेटा यहाँ पर चलेगा। आप चाहें तो सिंपली इस डेटा को हम लोग बहुत बार यूज़ करेंगे, एक जगह पर इंपोर्ट कर लीजिए, बाकी इधर से अपने फंक्शन बताए, बट मैं डेटा सामने रखना चाहता हूँ, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडेक्सिंग कैसे करते हैं और सिलेक्शन कैसे करते हैं कॉलम का या फिर किसी एक आइटम का डेटा का किस तरीके से करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमने सेम वही डेटा लिखा हुआ है, DF हमने बना लिया, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, और यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहे हैं डिस्प्ले ऑल डेटा। अगर आप डिस्प्ले ऑल डेटा करना तो सिंपली DF को अगर आप रन करेंगे तो आपको सारा डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये हमने कई बार देखा हुआ है। अगर कोई सिंगल कॉलम दिखाना हो, एक कॉलम अगर आपको दिखाना हो, मैं यहाँ पर /n लिख देता हूँ, तो यहाँ पर सिंगल कॉलम डेटा, जैसे कि DF में मैंने नेम लिखा तो मुझे नेम का जानना है डेटा, तो शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं, देखिए आपको नेम का डेटा मिल जाएगा। आप अगर चाहें तो इसको कमेंट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको स्क्रॉल ज़्यादा अप डाउन ना करना पड़े। देखिए अभी आपको सिर्फ एक दिखेगा सिंगल कॉलम डेटा, तो सोनम दिख जाती है यहाँ से, सोनम इंडेक्स तो दिखेगा ही, तो आपको ये दिख जाता है पूरा सोनम का पूरा डेटा। आप एज का देखना चाहें तो आप एज का भी देख सकते हैं। मैं इसको करता हूँ कमेंट, ये कमेंट कर दिया मैंने,
और ये सिंगल कॉलम डेटा आप एज का देखना चाहें तो सिंपली एज का देख लीजिए कि एज का शिफ्ट एंटर की प्रेस करते हैं और सिर्फ एज का डेटा आपको देखने को मिलेगा सिंगल कॉलम का। तो आप ये भी कर सकते हैं। वैसे थोड़ा सा और डेटा इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, नेम एज के अलावा कुछ और डेटा यहाँ पर डाल दें, जैसे रोल डालता हूँ और सिटी डालता हूँ। सो मैंने यहाँ रोल लिख दिया और सिटी लिख दिया है मैंने यहाँ पर 20-20, अब फिर 20 होगा ये। सो इतने मैंने सिटीज़ यहाँ पर लिख दिया। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा जगह ठीक ठाक दिखे। और इसको कमेंट्स हटा के आप देख सकते हैं डेटा अगर आपको देखना तो इसमें सेव किया, सेव किया ऑल डेटा अगर आपको देखना तो इसमें शिफ्ट एंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा गड़बड़ हो गया और ये हम लोग खा गए पी यहाँ से। ये अगर नोटबुक वगैरह में ये VS कोड रहता ना तो सब मस्त चलता मक्खन जैसा। ठीक है, नेम एज रोल और सिटी आपको देखने को मिल रहा है, सब कुछ सब सही है। ओके, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं, जैसे धनबाद यहाँ है तो हैदराबाद को हटा के धनबाद कर दिया, देवघर यहाँ है तो देवघर बजट हटा के देवघर कर दिया, बोकारो हम लोग एक और तो पुणे हटा के हम लोग बोकारो कर देते। तो ये भी हो गया। वापस रन कर सकते हैं, सेम वही दिखेगा, बस डुप्लीकेट हमने थोड़ा सा नाम सिटी का नाम बिकॉज बच्चा हो सकता है, एक सिटी से 2-4 हो सकते हैं, सो ये कर दिया। अभी मैं आपको क्या दिखाने वाला था, मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें, इसको शिफ्ट एंटर की प्रेस किया कुछ नहीं दिखेगा। मैं आपको दिखाने वाला कि मल्टीपल कॉलम्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं डिस्प्ले अराउंड। जैसे हमने सारा दिखा, इसमें एक एक करके दिखा रहे हैं, एक मल्टीपल दिखाना तो वह कैसे दिखाएंगे वो देखिए। उसके हम लोग कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं और मल्टीपल कॉलम डेटा। आपको क्या करना है, ये जो एज आपने लिखा, ये जो DF लिखा आपने DF के अंदर में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एक और स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, यहाँ पर एक और स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर आप अपने जैसे कि मुझे नेम इसमें से निकालना है, नेम निकालना है और मुझे निकालना है सिटी, तो मैंने ये निकाल दिया। 2 कॉलम्स मुझे देखने हैं। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, आपको नाम मिल जाएगा बच्चों का और उनका शहर मिल जाएगा। इस तरीके से 2 कॉलम्स आप चाहते हैं देखना तो सिर्फ 2 कॉलम भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप रॉ अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं इंटीजर नंबर से तो वह भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लिखते हैं DF जो आपका यहाँ बना है ऑब्जेक्ट हुआ, उसमें ILOC और जो भी आपको इंडेक्स नंबर देना वो दे सकते हैं, 2 दे दिया, 3 दे दिया, और ये हमारा हो गया इंटीजर लोकेशन के अकॉर्डिंग आपका ये चलेगा। तो हम लोग शिफ्ट एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पर आपको दिखेगा कि 2 नंबर में जो कुछ भी है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ जिससे कुछ सारा डेटा भी दिखेगा साथ में, रोज समझ में आएगा। तो हमने लिखा था 2 में कौन है, रोहित। देखिए 012 ये 2 नंबर ये हो गया हमारा, इसमें रोहित है, 35 है, 103 और धनबाद है। तो ये डेटा आपको देखने को मिलेगा, नेम रोहित, एज 35, रोल 103 और सिटी धनबाद, ये आपको देखने मिलता है। नेम 2 डेटा टाइप इसका ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो ये हो गया इंटीजर वैल्यू से। अगर आपको लेवल के साथ निकालना था वह भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग इसको नंबर के मतलब नंबर भी हमारा एक लेवल की तरह काम कर सकता है। तो मैंने इसको वापस से कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर सिंपली लेवल लिख देते हैं और इसमें बस आई नहीं लिखना होता है, LOC लिखिए, शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, वही डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। बट आप इसमें लेबल अगर देते हैं कोई, अब कॉट के अंदर में देकर उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कर देते हैं कमेंट। अगर आप रॉ स्लाइस करना चाहते हैं, इसको ऊपर रखता हूँ, काफ़ी नीचे रखता हूँ मैं इसको। अगर आप रॉ को स्लाइस करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे मैंने स्लाइस यहाँ लिख दिया हुआ है, और स्लाइस करने का क्या करना है, DF के बाद जो हमारा DF ये ऑब्जेक्ट है वो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए और 1 और यहाँ से दिया 4 और शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो 1 2 3 दिखेगा आपको, 1 2 3 4 नहीं दिखता, 1 से 3 तक दिखता है। 1 1 और 4 अगर आप वैल्यू देते हैं तो आपको 1 2 3 दिखेगा, 4 नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो सारा डेटा पहले प्रिंट होकर दिखे तब आपको पता चलेगा। देखिए हमारे पास से ये राज 1 2 3 ये 3 चीज़ आप ध्यान देखिए, और यहाँ पर आपको 3 चीज़ मिलेगा। अगर बीच में से कोई कट करके आपको स्लाइस करके निकालना, जैसे मुझे चाहिए क्या कि 4 से लेकर 6 तक, तो यहाँ पर आपको 7 लिखना पड़ेगा। इसको आप रन कीजिए, आपको 4 5 6 मिलेगा 7 छोड़कर। इसी तरीके से स्लाइस कर सकते हैं आप रॉज को, अगर आप रॉज को स्लाइस करके निकालना चाहते हैं उस केस में। अब देखिए कि कंडीशन कैसे लगा सकते हैं। मुझे सेलेक्ट करना है रॉ मुझे सेलेक्ट करना है बाय कंडीशन। जैसे मेरा क्या है, मेरा कंडीशन ये है, मैं यहाँ पर कंडीशन लिख के आपको दिखाता हूँ। मेरा कंडीशन ये है कि DF में आप एज को पकड़िए, एज को पकड़ा मैंने, और मैं कह रहा हूँ कि एज जिसका भी कितना एज है यहाँ पर 18 से लेके 35 तक का है, तो जिसका भी एज 25 से ज़्यादा है वह मुझे चाहिए। तो मैंने ये लिखा, शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स में सारा वैल्यू मिल जाएगा। तो 0 का देखिए 28 है तो 25 से ज़्यादा है तो आपको ये ट्रू मिल रहा है। फिर अगर आप 1 का देखेंगे तो 24 से 25 से कम इसका फॉल्स मिलेगा। तो जो भी 25 से ज़्यादा होगा वह सारा आपको ट्रू यहाँ पर देखने को मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर दिख जाता तो ज़्यादा बेटर होता। तो देखेंगे कैसे, वह देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको करते हैं पेस्ट, और सिंपली क्या करना है, इस पूरे को कट कीजिए और यहाँ एक DF लगाइए स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर में ये डाल दीजिए और फिर शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 25 से जिस का भी ज़्यादा है वह आपको यहाँ पर सारे डेटा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पहले ये ट्रू फॉल्स में दिख रहा था, इसमें हमें ठीक है इससे पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ ये वैल्यूज़ जो हैं वो सब ट्रू हैं, मतलब 25 से ज़्यादा है। लेकिन ये इससे आपको एग्जैक्ट
सारी पूरा डेटा मिल जाता है कि हाँ कौन सा 25 से ज़्यादा है। तो अगर चाहते हैं तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सो दोस्तों मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा कॉलम सेलेक्शन और इंडेक्सिंग में, इतना ध्यान में रखिएगा जिससे कि आप इसमें आसानी से काम कर सकते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं कि हमारा आगे का क्या प्लान है। तो उसके लिए हम लोग ये पूरा ले लेते हैं, कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक का डेटा। जैसे मैंने कहा था कि आप इसको ऊपर में रख के एक बार रन कर सकते हैं, बट मुझे वैसे करना नहीं है, मुझे ये सामने दिखना चाहिए, इसलिए मैं इसको सामने रखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे कॉलम इंसर्शन, मतलब एक नया कॉलम मुझे ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, शिफ्ट इंटर प्रेस किया, ये हमारा आ गया डेटा। हम लोग यहाँ पर ले आते हैं अपना जो भी डेटा, इसको मैं कर देता हूँ कोलैप्स। ठीक है, हमने सीरीज देख लिया, डेटा फ्रेम देख लिया, इंस्पेक्टिंग डेटा एंड व्यूइंग डेटा देख लिया, कॉलम सेलेक्शन एंड इंडेक्सिंग देख लिया, हम लोग कॉलम इंसर्शन देख रहे हैं। तो हमारे पास कॉलम है पहले से नेम, एज, रोल और सिटी, ये आप देख सकते हैं, हमने डिस्प्ले करके यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं। एक नया कॉलम मुझे ऐड करना है, कैसे करेंगे, जिसे मुझे सभी का मार्क्स सेट करना है, सभी को मुझे ऊपर से ऑर्डर आ गया कोविड-19 फैल गया और सबको पास करना है, तो अब रिजल्ट पास देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, एक एक करके देंगे तो बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा क्योंकि बच्चे बहुत हैं। तो चलिए दिखाता हूँ कि कैसे कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं, और कॉलम जो भी आप इंसर्ट करेंगे वह सबसे लास्ट में यहाँ पर एंड में इंसर्ट होगा। तो यहाँ पर आइए और एक इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, एक स्केलर वैल्यू देंगे, रिजल्ट में सिर्फ पास देना है सभी का, इसलिए एक स्केलर वैल्यू आप कह सकते हैं कि स्केलर वैल्यू देने वाले हैं। उसके लिए आपको डीएफ लिखना है और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिजल्ट, जो कॉलम का नाम हमारा बनेगा इक्वल, और इसमें हमें देना है क्या, पास, ये वैल्यू देना है। बस ये लिखिए और सिंपली आप इसको प्रिंट कर लीजिए। मैं यहाँ कमेंट में लिखता चलूँ क्या, मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसर्ट और ऐड स्केलर वैल्यू कॉलम गेट इंसर्टेड एट द एंड मैंने लिख दिया। यहाँ पर प्रिंट कीजिए और यहाँ पर आप लिखिए रिजल्ट कॉलम एडेड मैंने लिख दिया। शिफ्ट एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पर देखिए पहले हमारा ये डिस्प्ले ऑर्डर है, पहले पुराना डेटा हमें नेम, एज, रोल, सिटी मिलता था, बट नया डेटा जब हमने रिजल्ट को ऐड कर दिया उसका देखिए रिजल्ट हमें कॉलम दिखता है जिसमें सब में पास 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 दिख रहा है। इसके अलावा अगर आपको एरे इंसर्ट करना है तो आप एरे भी इंसर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा। यहाँ पर इंसर्ट एरे लेंथ मस्ट भी सेम, जितना आपका 20 है तो 20 आपका लेंथ होना चाहिए, और कॉलम यहाँ भी एंड में हमारा इंसर्ट होने वाला। इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका अभी भी बिल्कुल वही है, जैसे आप पहले आप डीएफ लिखिए, फिर कॉलम में क्या नाम रखना चाहते हैं, इसमें क्या हमारा मिसिंग है, मार्क्स मान लीजिए कि मुझे मार्क्स देना है, सिर्फ पास होने से नहीं होता, मार्क्स भी देना है। तो मार्क्स मेरा मिसिंग था, मैंने मार्क्स लिखा और यहाँ पर आप सबका मार्क्स आपको डालना पड़ेगा। मैं सबका मार्क्स यहाँ पर देता हूँ, मैंने ये 20 मार्क्स यहाँ पर ऐड कर दिया, सभी बच्चों का मार्क्स अपडेट हो रहा है या अब दे दिया। अभी इसको डिस्प्ले करवाना हो तो सिंपली आप प्रिंट कर सकते हैं, मैं इसको कॉपी करके नीचे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं मार्क्स कॉलम एडेड, मार्क्स कॉलम एडेड यूजिंग एरे, ऐसे लिखिए, सेव किया और शिफ्ट एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखिए हमारा मार्क्स कॉलम एडेड यूजिंग एरे, और मार्क्स आपको सभी बच्चों को मार्क्स हमने यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ। कभी कभी ये स्टूडेंट का आप लेके चले, बट ये कंपनी का डेटा होता है नॉर्मली, जैसे आपका किसी बिजनेस का ही होता है, बैंक का हो गया डेटा कि उसके कस्टमर क्यों जा रहे हैं, या फिर किसी टेलीकॉम कंपनी का हो गया, किसी होटल का हो गया, किसी हॉस्पिटल का हो गया, इस तरीके की डेटास होते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि अभी जो भी आप कॉलम ऐड करते हैं वो सबसे लास्ट में ऐड होता है, मुझे यहाँ कहीं बीच में करना है, तो उसके लिए भी इंसर्ट हमें दिया गया है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें दिया गया है इंसर्ट, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से करना चाहूँगा, कमेंट भी करता चलता हूँ मैं, तो हम लोग सिर्फ प्रिंट को कमेंट करेंगे, बाकी हमारा डेटा रहे तो रहे, कोई इशू नहीं होगा। इसको अभी आप करेंगे तो आपको ये डेटा दिखेगा, बट इसके बाद जो हमारा डेटा दिखेगा वो ये और ये ऐड होकर दिखेगा। यहाँ मतलब यहाँ पर मैं डीएफ प्रिंट करूँ इस तरीके से, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं अगर डीएफ प्रिंट करता हूँ तो मुझे जो डीएफ दिखेगा वो रिजल्ट और ये इसके साथ दिखेगा। आप इसको रहने देता हूँ क्योंकि मैं कंपेयर करूँगा दोनों, ये दोनों कहाँ मेरा इंसर्ट हुआ है, इसी वजह से मैंने इसको रखा। तो कैसे इसमें आप देखिए कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें आपको एक फंक्शन मिलता है डीएफ लिखा, फिर इंसर्ट, और यहाँ पर आपको किस पोजीशन पे करना है, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो सेकंड पोजीशन में मुझे करना है। और क्या कॉलम का नाम रखना चाहते हैं, मैं रखना चाहता हूँ हॉबीज़, और फिर क्या रहेगा डेटा आपका, क्या आप इंसर्ट करना चाहते हैं, आप एरे के फॉर्म में इसको दे सकते हैं यहाँ पर एक एक करके, बट इसका एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाकर भी आप काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक अलग बनाता हूँ, जस्ट मिनट, कहाँ पे बनाया जाए, यहाँ बनाते हैं या फिर यहाँ भी बना सकते हैं यार, यहीं बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर इसमें लिखते हैं हम लोग हॉबीज़, और मैंने यहाँ लिख दिया हॉबीज़, 20 हॉबीज़ मैंने लिखा है सभी बच्चों के लिए। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आपको सिंपली इसको चिपका देना, या फिर आप इसको डायरेक्टली इसको उठाइए और यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर इसको डिस्प्ले करवाएंगे, शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और आपको यहाँ पर दिख जाएगा जस्ट 2 के बाद में, यानी कि ये मान लीजिए पहला ही, ये दूसरा है, तो ये दूसरे के बाद में यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमारा हॉबीज़ आके ऐड हुआ है, और लास्ट में नहीं होता, जहाँ पर है वहाँ पर, मतलब जो भी नंबर आप यहाँ पर लिखते हैं उसके जस्ट आफ्टर में होता है। जैसे 2 लिखा तो 2 के बाद में आप यहाँ पर इसको ऐड के बजाय आफ्टर लिख दीजिए, आफ्टर 2, आफ्टर सेकेंड कॉलम, या फिर आफ्टर सेकेंड इंसर्ट कॉलम, आफ्टर सेकेंड पोजीशन, ये हो गया।
ये ध्यान रखिएगा जो भी आप लिखते हैं उसके बाद, उसके नेक्स्ट, उसके आफ्टर में आपका जो भी कॉलम है वो ऐड होगा। ये ऐड करने का तरीका हो गया एक स्पेसिफिक पोजीशन पर। इसके अलावा कभी कभी क्या करते हैं कि हम लोग दो जो कॉलम्स हैं उसको कैलकुलेशन करके एक नया कॉलम बनाते हैं। जैसे कभी हमें कैलकुलेट करना हो स्कूल का फीस, लेकिन उस फीस को कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग रोल नंबर और उसके मार्क्स के हिसाब से, या फिर जितना मार्क्स आया है, जो ज़्यादा मार्क्स लाता है उस बच्चे को कम फीस देना पड़ेगा, ऐसा करके कुछ हमारा है लॉज मैथमेटिक्स। बट उतना ज़्यादा हम लोग लॉजिक लगाएंगे नहीं। अगर उस तरीके का होता है तो आप उसमें कैलकुलेशन करके और अपना जो नया कॉलम है वो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? DF लिखा और यहाँ पर एक फीस फीस नाम का मैं नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ले लूँगा DF और मार्क्स को मैं ले लेता हूँ। मार्क्स है ना, हाँ मार्क्स, ये है हमारा मार्क्स लिया, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा उसका उतना ज़्यादा फीस होगा। चलिए बढ़िया है, ये हमने कर दिया कितना 12 से। ओके, इसको सेव किया और फिर इसको प्रिंट कर दें। सो प्रिंट करने के लिए हम लोग इसमें इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर इसके नीचे आइए और यहाँ लिखा है फीस कॉलम एडेड, यहाँ पर शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको दिखेगा फीस। सभी को जितना भी मार्क्स है उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ, जितना भी आ रहा है उतना इसको फीस देना पड़ेगा। देख रहे हैं? तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल हो सकता है ये जब आप बड़ी कंपनी का डेटा निकालेंगे उस वक्त, क्योंकि वो प्राइस से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, कीमत से रिलेटेड आपको काम करना होता है। चलिए ये हो चुका है हमारा कॉलम इंसर्शन। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, क्लियर सेल आउटपुट क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें रहेगा कॉलम इंसर्शन। देख लिया, देखिए हमने देख लिया कॉलम सेलेक्ट कैसे कर, इंस्पेक्ट कैसे करते हैं वो देख लिया, सेलेक्ट कैसे करते हैं वो देख लिया, इंसर्ट कैसे करते हैं वो देख लिया। अब देखिए कि अपडेट कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा डेटा इस बार कम कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा डेटा हम लोग लेते हैं। ये डेटा हमने थोड़ा सा लिया हुआ है, उसी में से कट करके मैंने थोड़ा सा डेटा रखा हुआ है, बाकी मैंने रिमूव कर दिया बिकॉज उसमें डेटा की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ से DF निकाल लीजिए, ये कॉपी किया, देन यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं कोलैप्स। तो यहाँ पर हम लोग हैं, इसको करते हैं शिफ्ट इंटर, ये हमारा रन हो जाएगा और ये डिस्प्ले ऑल डेटा हमें इतना छोटा सा डेटा दिखा रहा है, जो कि अच्छी बात है। मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया, इसमें जेंडर का फीमेल के लिए F लिखा हुआ है और मेल के लिए M लिखा हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। अभी क्या है, अभी अपडेट करने की बारी है। यानी ये कॉलम को कैसे अपडेट करेंगे? मान लीजिए कि किसी कारणवश मुझे जेंडर सभी का फीमेल करना है या सभी का मेल करना है, तो वह कैसे कर सकते हैं? उसके लिए यानी कि एक कॉलम के सभी फील्ड को अपडेट करना, तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान सा तरीका अभी आपने देखा था। तो क्या करेंगे, यहाँ पर DF, मैं यहाँ पर कमेंट नहीं DF लिखेंगे, कमेंट लिख देता हूँ मैं, अपडेट ऑल फील्ड्स ऑफ अ कॉलम। जूम दिख रहा है ना आप लोगों को? दिखना तो चाहिए यार, इतना भी छोटा छोटा नहीं लिख रहा मैं। यहाँ पर लिखना DF और कौन से कॉलम की बात करी चाहिए यहाँ पर? जेंडर की, तो जेंडर लिखा और इक्वल देकर क्या लिख सब में करना है, सब में मान लीजिए फीमेल करना है, F लिखा और सिंपली आपको दिखा दीजिए, आपको दिखा देना है इसको। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर अपडेट जेंडर कॉलम मैंने लिख दिया, सिंपली इसको रन करते हैं। देखिए वो सभी में FF दिख जाएगा। पहले इसमें FMMF था, अब सब में FF हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको आवश्यकता पड़ती है कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने की, एक कॉलम में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना सभी का, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे अपडेट करने का इस तरीके से। ओके, इसको करते हैं कमेंट और इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि सेम वही ना आए। अभी हमारा ये रहेगा। ये तो बात हुई कि एक कॉलम के सभी वैल्यूज़ को अगर आपको करना है तो आप करेंगे इस तरीके से। अगर कोई स्पेसिफिक करना है, इसको हाईलाइट वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। अभी इसमें हमने देखा कि एक कॉलम के सभी वैल्यूज़ को आप इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। आप कोई कॉलम है जिसका एक स्पेसिफिक वैल्यू हमें करना है, तो वह कैसे करेंगे वह देखिए। तो कॉलम के किसी स्पेसिफिक फील्ड को करना है तो उसको कैसे करना है वह दिखा रहा हूँ मैं। तो DF लिखना है, .loc लिखेंगे और LOC के अंदर में ये पैरेंथेसिस यानी स्क्वायर ब्रैकेट देना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर लिखिए DF। और मान लीजिए कि मुझे मार्क्स चेंज करना है, किसका? राज का। तो मैं कहूँगा कि जिसका भी रोल नंबर, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जिसका भी रोल नंबर इक्वल है कितने के? 102 है, यानी कि राज का रोल नंबर कितना है? 102। रोल नंबर यूनिक होगा, तो मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। अगर रोल नंबर 102 है तो मार्क्स में क्या करना? मार्क्स में कितने है? अभी 222 है, हम लोग 999 कर देंगे। तो सेव कीजिए और फिर इसको आपको प्रिंट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ ये प्रिंट कीजिए अपडेट मार्क्स, अपडेट राज मार्क्स, और सिंपली शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और देखिए आपको राज का जो मार्क्स है वो 999 होकर दिख जाएगा। तो एक किसी कॉलम के किसी एक फील्ड को अगर आपको अपडेट करना, उसके लिए आपको उस कॉलम को पहले पकड़ना पड़ेगा, और पकड़ने के लिए आप इस तरीके से इस पैथरे का यूज़ करेंगे। फिर आपको जो भी वैल्यू देना वो वैल्यू आप यहाँ पर देंगे। तो एक तरीके से आप कंडीशन यहाँ पर लगा दें कि जो ये कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो इस फील्ड पे ये अपडेट कर देना है। इसके अलावा अपडेट करने के लिए हम लोग रिप्लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये मैं आपको डायरेक्ट दिखा सकता हूँ प्रिंट के अंदर में। तो मैं इसमें /n करता हूँ और रिप्लेस वैल्यूज़, बहुत ही काम का हो सकता है ये। रिप्लेस वैल्यूज़ /n कर दें, यहाँ पर कॉमा देकर DF में .replace एक में मेथड मिलता है जिसमें हम लोग
कहते हैं कि मुझे रिप्लेस करना है, क्या रिप्लेस करना है मुझे रिप्लेस करना है कि देवघर की जगह पर दुमका हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखिए देवघर, और ये हो गया पुराना वैल्यू जिसको लोग टारगेट कर रहे हैं वह, और इसमें क्या होना चाहिए, दुमका। ये लिखा, शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए देवघर की जगह पर दुमका दिखेगा। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं अपने कॉलम को। तो ये था अपडेट करने की बारे, यानी कि कॉलम को कैसे अपडेट करेंगे उसके बारे में जानकारी। बात करते हैं कॉलम डिलीशन की। तो उसके लिए हम लोग यही डेटा यूज़ करेंगे। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये डेटा यूज़ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का मैं ले लेता हूँ और इसको एक्सपैंड कर देते हैं। ये आगे हम लोग यहाँ पर अभी डेटा सारा आपको दिख जाएगा। देखिए डेटा दिख रहा है। अगर एक कॉलम डिलीट करना है, डिलीट सिंगल कॉलम, तो वह कैसे करेंगे, देखिए इसमें लिखना आपको डेल, DEL, डेल ये होता है, और DF जो आपका डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है वह लिखना है। फिर किस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख दें। मुझे डिलीट करना है मान लीजिए जेंडर को, मैंने यहाँ जेंडर लिख दिया। अब प्रिंट करके देखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कीजिए। जेंडर कॉलम डिलीटेड मैंने लिख दिया। शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे, देखिए वो जेंडर नहीं दिखाई देगा, जेंडर हमारा डिलीट हो चुका है। अब डेल का यूज़ करके डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। पॉप का यूज़ करना हो तो पॉप कर सकते हैं, आप सिंगल कॉलम को पॉप कर सकते हैं। इसीलिए आप DF लिखिए, DF.cd। ये डायरेक्टली मैं यहाँ पर प्रिंट करके देखता हूँ, अगर डायरेक्ट प्रिंट हो जाए तो। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग किसको पॉप करेंगे, पॉप करेंगे हम लोग सिटी को उड़ाने वाले हैं। लिखना है DF, लेकिन देन पॉप, और यहाँ पर किस कॉलम को, सिटी कॉलम को, तो सिटी लिखा और शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे और हमारा ये पॉप हो जाएगा। बट हमें यहाँ पर पॉप होने के बाद का डेटा नहीं दिख रहा, जो पॉप हुआ है वो डेटा दिख रहा है। ये भी ठीक है, अगर आपको देखना हो पॉप कि कौन सा पॉप हुआ वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको जानना हो कि डेटा आपका कैसा दिख रहा है, डेटा आफ्टर पॉप सिटी, तो उसके लिए आप इसको रन कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको सिटी नहीं दिखाई देगा। अगर आपको मल्टीपल कॉलम डिलीट करने हैं एक साथ, तो वह कैसे करेंगे, उसके लिए नीचे आइए और पहले कमेंट लिखा डिलीट मल्टीपल कॉलम्स। सो इसी तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पॉप की जगह पर हम लोग यूज़ करते हैं ड्रॉप। एक ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद यहाँ पर आपको कॉलम्स देना पड़ता है, एक पैरामीटर जिसमें आप कौन कौन से कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं वो आप लिखते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास कॉलम बचा हुआ है सिर्फ 1 2 3 4 यहाँ पर कॉलम बचा है। तो मैं आपको मल्टीपल दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखिए कॉलम्स इक्वल, और कौन कौन से कॉलम, मुझे नेम को हटाना है, रास्ते से हटा देना है नेम को, और आई थिंक रोल को हटा देना। जी हाँ, रोल को मैं हटा देता हूँ। यहाँ से रोल को हटा दिया। ये 2 चीज़ें मैंने हटा दी। ये हो गया ड्रॉप नेम एंड रोल, ये ड्रॉप हो गया। और डेटा आफ्टर ड्रॉप कॉलम, देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिलता है। ओके, सो इसमें शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा ड्रॉप नेम एंड रोल। तो हमने नेम और रोल को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद इसमें आपको एक चीज़ ध्यान दिखाना चाहता हूँ मैं, वह क्या दिखाना चाहता हूँ वो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जैसे पॉप वगैरह में क्या होता है कि आपको जो आपके पास डेटा है उसी में से पॉप करके ये दिखाता है, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो हमने इस वाले पे देखिए जहाँ पर हमने ड्रॉप किया हुआ कि ड्रॉप कर दो नेम और रोल को हमारे डेटा में से, यानी कि इस वाले डेटा में से ड्रॉप कर दो नेम और रोल को। तो नेम और रोल ड्रॉप हो गए, बचा क्या एज और मार्क्स। तो एज और मार्क्स आपको यहाँ पर दिखेगा, बट यहाँ पर नीचे आप देखेंगे फिर से आपको नेम और रोल दिख रहा है, जबकि नेम और रोल तो आप ड्रॉप कर चुके थे। फिर यहाँ पर ये क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, इसका आंसर है कि ये क्या करता है, ये एक नया डेटा आपको रिटर्न करके देता है, और पुराना डेटा एज इट इज़ आपका पड़ा हुआ रहता है। इसीलिए DF आपका एज इट इज़ है, यहाँ पर जैसे था बिल्कुल वैसे ही। सो ध्यान रखिएगा कि ड्रॉप जब आप करते हैं तो ये एक नया डेटा आपको रिटर्न करके देता है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट आपको नया रिटर्न करके देता है। इसका अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि यहाँ पर लिखिए न्यू DF इक्वल, ये हो गया, और ये साथ में कर देता हूँ, और ये न्यू DF आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या करेगा, ये ड्रॉप करने के बाद एक नया आपको DF दे देगा जिसमें जो भी बच्चा कुचा रहेगा वह मिलेगा, लेकिन आपको पुराना वाला जो DF है, जो कि यहाँ पर आप पुराना वाला कह सकते हैं, वो आपका एज इट इज़ पड़ा हुआ रहेगा। ये मुझे दिखाना था इसमें, इसलिए मैं इसको लिखा, बट इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। सो ड्रॉप जब भी यूज़ करें ध्यान से यूज़ करना है, संभल के यूज़ करना है। अभी जो हमारा ये DF है इस पर देखिए एक राज है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डेटा चेंज करना चाहूँगा, रानी की जगह पर राज कर देते हैं। अभी ये डुप्लीकेट अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं, जो डुप्लीकेट आपके वैल्यूज़ हैं उसको आप ड्रॉप करना चाहते हैं, वह कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ कमेंट्स कर देता हूँ यार, सब बहुत हो गया, इससे आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो ये मैंने सारा कमेंट कर दिया, यहाँ पर एक कमेंट और यहाँ पर कमेंट, बस सिंपली क्या हमारा डेटा ये पड़ा हुआ, तो कोई डिलीट नहीं, कुछ नहीं। हमें डुप्लीकेट जो हमारा ये है, जैसे कि देखिए राज यहाँ पे, राज यहाँ पे, तो मुझे ये हटाना है, तो कैसे हटा सकते हैं, इसके लिए हमारे पास हमें एक मिलता है डिलीट डुप्लीकेट वैल्यूज़, उसके लिए हम लोग ड्रॉप डुप्लीकेट्स का यूज़ करते हैं। तो मैंने लिखा DF डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, और नेम में डुप्लीकेट था तो मैंने उसी को यहाँ पर लिख दिया। आप अगर आप किसी और को देखना चाहते जैसे कि जेंडर में डुप्लीकेट है उसको हटाना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं। शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक डुप्लीकेट था, देखिए सोनम राज रोहित ये यहाँ तक है, लेकिन राज एक और मिल रहा था इसको, तो उसने इसको हटा दिया, इसके नीचे और कोई राज नहीं हो सकता। तो ये एक काम करता है ये ड्रॉप डुप्लीकेट, और ये एक नया हमें दे रहा है, इसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, यानी कि मैं यहाँ पर इसको कॉपी किया मैंने, और कॉपी करके मैं यहाँ पर अगर
पे सिंपली सिर्फ प्रिंट एफ कर दें, प्रिंट एफ नहीं, प्रिंट, और यहाँ पर डी एफ करूँ मैं, और यहाँ पर देखूँ तो मुझे ये पुराना वाला डेटा देता है, यानी कि डी एफ में कोई चेंज नहीं होता, ये एक नया डी एफ दे, जिस तरीके से ये ड्रॉप काम करता है बिल्कुल उसी तरीके से ये काम करता है, यानी कि नया आपको डेटा सेट दे देता है। ओके जी, तो ये ध्यान में रखिएगा। सो आई थिंक ये है डिलीट करने का काम कॉलम में। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या देखेंगे अभी, फिल्टर। तो फिल्टर करना देखते हैं, डेटा को कैसे फिल्टर कर सकते हैं आप। यहाँ ये इसको करते हैं फिल्टर, इसमें छोटा सा डेटा मैं निकालता हूँ। ये हमारा छोटा सा डेटा नेम है जिसमें सोनम, राज, रोहित, रानी ये सब दिख रही है, ये सब है यहाँ। और आपको फिल्टर करना हो कि ऐसे डेटा को निकाल के दो जिसका एज 2800 और 3200, इस तरीके से आपको डेटा निकालना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि पहले तो हम लोग डीएफ निकाल लेते हैं, ये डीएफ वाला मैं कॉपी कर सकता हूँ, पहले पूरा डेटा मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, और प्रिंट कर सकते हैं पूरा डेटा। अब यहाँ से हम लोग करेंगे, इसमें लिखा DT1, डेटा 1 आप कह सकते हैं इसको, और यहाँ पर DF लिखा, और हम लोग इसमें काम करने वाले किसमें, एज में, यहाँ लिखिए एज, और इसमें हम लोग यूज़ करते हैं ईज इन का। ईज इन क्या इसमें है 28 और कितना 32 दे दो। सो अगर होगा तो आपको प्रिंट होकर दिख जाएगा। यहाँ पर DT1 कर देते हैं, सेव करते हैं, और शिफ्ट एंटर की प्रेस करते हैं, देखिए आपको ट्रू फॉल्स में दिखता है। तो ये एज कॉलम में जाएगा और देखिएगा कि 28 और 32 का किसका 28 है, ये इस वाले का सोनम, और रानी 32। तो सोनम में आपको ट्रू दिखता है और रानी में आपको ट्रू दिखता है। अगर आपको वो डेटा चाहिए, ये ट्रू फॉल्स हो जाए, वो डेटा चाहिए जैसे सोनम चाहिए और रानी चाहिए, वो भी आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर बस इस पूरे को कट करना है, यहाँ से तक का कट कीजिए, कट किया, और DF लिखिए, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इसको पेस्ट कर देना है। आई थिंक ये काम हो जाएगा। इसमें D2 कर देता हूँ मैं, और ये भी D2 कर देता हूँ, और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए आपको दिख जाएगा 28 और 32 जिस इसका एज है वह डेटा आपको निकाल के दे रहा है। सो ईज इन का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फिल्टर करना है डेटा उस केस में। सिर्फ एज का ही नहीं, अगर आपको राज का जानना है कि कहाँ कहाँ राज है, या फिर कौन कौन बच्चा बोकारो से वह निकाल के दो, कौन सा बच्चा धनबाद से वह निकाल के दो, किस किस कस्टमर ने ऑर्डर वापस किया है वह डेटा निकाल के दो, ये मैं आपको रियल वर्ल्ड बता रहा हूँ। उस तरीके के काम के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं फिल्टर। इसको करते हैं क्लियर, और बात करते हैं मिसिंग डेटा की। इसको करते हैं कोलैप्स, और यहाँ पर हम लोग मिसिंग डेटा की बात कर रहे हैं, इसको भी कोलैप्स कर देते हैं। इसको क्यों नहीं किया, सो सीरीज हो चुका है। यहाँ पर याद रहे कि हमने numpy इंपोर्ट करके पहले से रखा है और pandas से पहले से इंपोर्ट करके रखा है। इसे लिखने से होता है, आपको यहाँ पर शिफ्ट एंटर की प्रेस करना पड़ेगा, ये रन होना चाहिए एक बार कम से कम। सीरीज का डेटा फ्रेम हो गया, इंस्पेक्ट देख लिया, ये सब होने देख लिया। मतलब मिसिंग डेटा देख रहे हैं कि डेटा हमारे पास जो आया हुआ है, कंपनी ने जो हमें प्रोवाइड किया है उसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, उसको उस पर कैसे काम करते हैं, वो हम आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले बना लेते हैं डेटा फ्रेम, ये दो चीज़ें कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको रन करेंगे, आपको यहाँ पर डेटा दिख जाएगा सारा का सारा, और इसमें से कुछ चीज़ डेटा नहीं है, मिसिंग है। जैसे एज में देख सकते हैं आप, ये मिसिंग है, मार्क्स में देख सकते हैं ये मिसिंग है। इसी तरीके से दो डेटा हमारे यहाँ पर मिसिंग है। चलिए आपको दिखाता हूँ कि काम कैसे करना होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे वो देखेंगे ईज एन ए। ईज एन ए आपको बताएगा कि कहाँ आपका मिसिंग है और कहाँ आपका मिसिंग नहीं है। तो इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट और df डॉट इज एन ए ऐसे लिखिए, और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, आपको बताएगा देखिए नेम, एज, रोल, मार्क्स, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का आपको देखना है। इसमें देखिए फॉल्स, जहाँ जहाँ भी फॉल्स दिख रहा है वहाँ समझिए कि आपका वैल्यू है, और जहाँ पे आपको एन ए वहाँ आपको ट्रू दिखेगा। जहाँ जहाँ भी एन ए आपका रहेगा वहाँ आपको ट्रू दिखेगा। तो ट्रू मीन्स वहाँ पर आपका मिसिंग डेटा, वहाँ पर डेटा नहीं है। तो अगर आप इसको सम कर कि किस कॉलम में कितना मिसिंग अगर जानना चाहते हैं तो वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। उसके लिए आपको इसी सेम इसको लिखना पड़ेगा सम, और रन कीजिए, देखिए आपको पता चलेगा कि एज में एक मिसिंग है, मार्क्स में एक मिसिंग है। अगर मैं मार्क्स को बढ़ा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर मार्क्स में है और मैं इसको भी मिसिंग कर देता हूँ, तो अभी हमारा ये इंक्रीज मार्क्स में आपको 2 दिखाई देने लगेगा। देखिए 2 दिखाई दे रहा है। तो एज में 1 ऐसा फील्ड है जो कि मिसिंग है, और मार्क्स में 2 ऐसे फील्ड है जहाँ पर मिसिंग है। अब बारी आती है मिसिंग का, तो हमने पता लगा लिया, लेकिन उस मिसिंग का करेंगे क्या, क्योंकि डेटा तो हमें चाहिए। अगर आपको एनालिसिस करना तो आपको कुछ तो डेटा चाहिए होगा, वैसे ही कुछ केसेस में आपको डेटा नहीं चाहिए होगा, तो उस केस में आप उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं। फिर जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, जो भी एनालिसिस का आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। मान लीजिए कि मुझे कुछ इसमें फिल करना है, जो भी मिसिंग डेटा है उस जगह पर मुझे कुछ फिल करना है, जैसे यहाँ पर कुछ फिल करना है, या फिर यहाँ पर कुछ फिल करना है, तो कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ ये कमेंट में पहले लिख देता हूँ, फील्ड मिसिंग डेटा, और इसके लिए आप यूज़ करते हैं DF लिख के पहले यहाँ पर फील्ड एन ए, और यहाँ पर वैल्यू, क्या वैल्यू आप देना चाहते हैं, जहाँ जहाँ भी मिसिंग होगा वहाँ आपका ये फील हो जाएगा। क्या देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ 1 2 3। सेव किया, सेव करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं, देखिए आपको हर जगह 1 2 3 दिख जाएगा। जहाँ जहाँ भी मिसिंग है, जैसे एज में आपको 1 2 3 दिख रहा है, फिर मार्क्स में आपको 1 2 3 दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये मिसिंग था, तो वहाँ आपको 1 2 3 देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से कुछ फील करना हो, रैंडम सा वैल्यू या फिर कुछ डिफॉल्ट सा वैल्यू आपको फील करना, तो आप फील एन ए का
यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जो भी मिसिंग डेटा है वह डेटा ही हटा दो, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। ये कुछ कमेंट कर देता हूँ इसमें, ये कमेंट करते हैं, ये कमेंट करते हैं, एंड आई थिंक ये भी कमेंट कर देता हूँ। सो अभी देखिए हमारे पास ये डेटा है और हमारे पास मिसिंग डेटा भी दिख रहा होगा NA, तो ये मुझे डिलीट कर देना है, मतलब हटा दो इसको, तो वह भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ड्रॉप मिसिंग डेटा। उसके लिए आप लिखेंगे प्रिंट और df डॉट ड्रॉप NA, और बस इतना लिखिए, शिफ्ट इंटर प्रेस कीजिए और आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि नेम एज मार्क्स में सिर्फ एक सोनम दिख रही है और कोई नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा भाई? क्योंकि आप देखेंगे तो राज में एक यहाँ मिसिंग है तो इस डेटा को हटा दिया गया, रोहित में एक यहाँ मिसिंग है तो इसको हटा दिया गया, रानी में देखेंगे यहाँ मिसिंग है तो इसको हटा दिया गया। सिर्फ एक सोनम ही ऐसी कैंडिडेट है जिसका कोई भी फील्ड मिसिंग नहीं है, तो उसको रखा गया, बाकी सबको रिमूव कर दिया गया। तो ये ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि आपका सारा डेटा ही मिस हो जाए, फिर आप एनालिसिस कहाँ से करेंगे, किस पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, डेटा के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। कभी कभी कंडीशन क्या होगा कि हम लोग जो हमारा मिसिंग डेटा है उसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, मतलब ड्रॉप नहीं कर सकते, और ना ही इस तरीके से कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं। क्योंकि आपने अगर गौर से देखा होगा, तो अगर मैं दिखाऊँ आपको फिर से, देखिए इसमें हमने वैल्यू फिल किया था 1 2 3। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे मार्क्स में हमने 1 2 3 लिखा। चलिए 1 2 3 कुछ देर के लिए मान भी लें कि 1 2 3 मार्क्स हो सकता है, लेकिन क्या एज 1 2 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर काम नहीं आ रहा, ये जो आइडिया काम नहीं आ रहा। तो इसके ये आइडिया काम नहीं आ रहा, तो इसका अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आपको मिलता है बैकवर्ड फिल और फॉरवर्ड फिल। बैकवर्ड फिल और फॉरवर्ड फिल का मतलब क्या होता है कि ये इसी एज कॉलम में देखेगा कि अपने आगे और पीछे के वैल्यूज़ को, और उसको फिल करेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके, फिर आपको पता समझ में आएगा। इसको कीजिए कमेंट, वापस से रन कर दें। जैसे कि ये NA यहाँ पर है, तो या तो ये 24 यहाँ रख देगा या फिर ये 32 रख देगा। अब जैसे यहाँ NAN है, तो या तो ये 1 1 को यहाँ पर रख देगा या फिर 3 3 को यहाँ पर रख देगा। तो अप्रॉक्स डेटा आता है जो कि एक सूटेबल लगता है कि हाँ मार्क्स में ये डेटा सूटेबल है। जैसे एज में 24 हो या 32 है तो लगेगा कि हाँ इतने का एज होता है, 1 2 3 का एज नहीं हो सकता। इस तरह मार्क्स में या तो 1 1 1 हो सकता है या फिर 3 3 3 हो सकता है, कोई स्ट्रिंग नहीं हो सकता। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप इसमें देखेंगे कि इसमें भी एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बैकवर्ड फिलिंग, और मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ डायरेक्टली, प्रिंट df डॉट, इसके लिए आपको लिखना होता है बी फील्ड, और बस इतना लिखिए, शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और यहाँ पर आप देखिए कि ये 24 था, इसके नीचे NAN था, तो इसने 24 का 24 ही रखा है। इसके नीचे यहाँ पर आप देखेंगे 32 लिखा हुआ है, तो 32 और यहाँ NAN था, तो ये 32 और ये 32 कर दिया, यानी कि ये नीचे वाले वैल्यू को ले रहा है। बैकवर्ड फिल में क्या होता है कि अपने से नीचे वाले वैल्यू को NAN में डाल देता है, और हमारा कहाँ पर NAN था, यहाँ पर था, तो इसमें 333 आ गया, वो देखिए 333 आ गया। आप चीज़ एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि NAN यहाँ पर, तो NAN यहाँ पर NAN ही रह गया, क्योंकि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं था जिसको ये यहाँ पर डाल सकता है, क्योंकि नीचे वाले को पकड़ के लाता है, यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है, इसी वजह से आपको यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा। ये एक सेपरेट डेटा है और ये एक सेपरेट प्रिंट है, ध्यान रहे दोनों अलग अलग है, ठीक है। एक से एक नहीं लेना, ये इससे दिख रहा है ऊपर वाला, ये इससे नीचे वाला दिख रहा है, तो इसे आप सेपरेट कीजिएगा, इसको आंखों को खींच लीजिएगा एक लाइन। तो ये हो गया बैकवर्ड फिलिंग। इसी तरीके से एक होता है फॉरवर्ड फिलिंग, जिसमें ऊपर वाले को लिया जाता है। तो अगर मैं इसको भी पेस्ट करूँ और यहाँ पर आपको दिखाऊँ, इसको करते हैं कमेंट, यहाँ पर सबको बी की जगह पर F फिल करना होता है। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए जो 24 है तो 24 ले लेगा, इस तरीके से 1 1 यहाँ ले लिया, अपने 1 1 से 1 1 ले लिया, और यहाँ पर अब की बार NAN जिसको नहीं मिला था नीचे से, उसको ऊपर से मिल जा रहा है, और यहाँ ऊपर से ये ले लेता है। तो ये हो गया काम हमारा फिल करने का। तो ये अप्रॉक्स सही डेटा हमें मिल जाता है कि हाँ एज में इसी टाइप का कोई वैल्यू होगा, मार्क्स में इसी टाइप का कोई वैल्यू होगा, सिटी में इसी टाइप का कोई वैल्यू होगा, तो हमें वो अप्रॉक्स देता है, जिससे हम एनालिसिस बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ना तो आपको डेटा डिलीट करने का आवश्यकता है, ना ही कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने का आ सकता है। अप्रॉक्स डेटा आपको मिल जाता है एनालिसिस के लिए। तो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, और ये मिसिंग डेटा का हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाता है। अभी हम कुछ ऑपरेशंस देखेंगे इसमें, और जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उसे मिसिंग डेटा को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे अगर मैं मीन निकाल रहा हूँ, मीन मान लीजिए ऑपरेशन है मीन, तो उसमें अगर कोई नैन वैल्यू है तो उस नैन वैल्यू को वहाँ मतलब ध्यान में नहीं रखा जाता, उसको एलिमिनेट करके अपना एक्सक्लूड करके अपना काम किया जाता है। तो कुछ स्टैटिकल्स इन ऑपरेशन से देखते हैं, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। जैसे मीन निकालना हो, मैक्स निकालना हो, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर डेटा हमने लिया वही सोनम, राज, रोहित, रानी, और एज लिया हुआ है जिसमें NAN वैल्यू है, रोल लिया हुआ है, मार्क्स लिया हुआ है, NAN वैल्यू है, सिटी लिया हुआ है, और हमने यहाँ पर डेटा में आपको सभी पहले आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से डेटा दिखता है। अभी एज कॉलम का मुझे मीन निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? बहुत ही आसान है। देखिए मैंने प्रिंट लिख दिया कि कैलकुलेट द मीन ऑफ एज कॉलम, और यहाँ पर एज मीन मैंने लिख दिया हुआ, DF लिखना है, फिर आपको एज कॉलम जो भी जिस भी कॉलम का आपको निकालना है वो कॉलम यहाँ लिखना है, और डॉट मीन आपको यहाँ लगा देना है, इससे मीन निकल जाएगा आपका। और फिर आप इसको प्रिंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको कीजिए शिफ्ट इंटर
यहाँ दी जगह कैलकुलेट द मीन, ये हम लिखा था, मीन एज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये मैं कमेंट में लिख देता हूँ, ऐसे लिखने के बजाय सिंपली कमेंट करते हैं, प्रिंट करने की उसका आवश्यकता नहीं है। तो मीन एज आपको यहाँ पर दिख जाता है, इसमें स्लैश एन लगा देते। देखिए मीन एज 28, यानी कि 28 एवरेज आपको बता रहा है अपने एज का। ओवरऑल 28 का एवरेज है एज में, ये आपको बता रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी ऑपरेशन हैं वह नैन वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन आपको इंक्लूड करवाना ही है ज़बरदस्ती। तो उस केस में भी उसका भी एक उपाय दिया गया है, जो कि है हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है एज मीन विद एन, एज लिखना है, मीन लिखना है, और यहाँ पर स्किप एन ए करके फॉल्स ये देना है। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, यहाँ पर स्लैश एन कर देता हूँ, शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, यहाँ पर मिल जाएगा एन एन, बिकॉज एन एन से जब आप एवरेज निकालते हैं तो वो एन एन ही हो जाता है, इसीलिए इसको स्किप किया जाता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आपको ज़बरदस्ती करना ही है तो आपको यही मिलेगा इसमें। अगर 2 कॉलम्स का आपको निकालना है मीन, तो वह कैसे निकाल सकते हैं? तरीका भी वही है, बस आपको स्क्वायर ब्रैकेट एक और लगाना है इसके अंदर में, और अपने जिस भी कॉलम को लगा मीन निकालना है वो आप यहाँ इसके अंदर में लिख देते हैं। तो फिर मीन लिखिए और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पर मिल जाएगा मार्क्स का और एज का। यहाँ पर लिख दूँ क्या, एक स्लैश एन, देखिए एज का 28 और मार्क्स का ट्रिपल। इस तरीके से आप मल्टीपल कॉलम्स का भी मीन निकाल सकते हैं एक साथ। अब इसी में मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्रीगेट फंक्शन का कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हालांकि वो अलग से मैं आपको दिखा सकता हूँ, मगर इसी में देख लीजिए। इसको कमेंट करते हुए चलते हैं। तो यहाँ से कमेंट करते हैं, ये कमेंट किया, ये कमेंट किया, ये सब कमेंट कर दिया मैंने। शिफ्ट एंटर, शिफ्ट डेटा दिखेगा। अभी एग्रीगेट फंक्शन मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। इसमें लोग देख रहे हैं अप्लाई सिंगल एग्रीगेट फंक्शन। यहाँ पर देखिए एज में लिखा है इक्वल डीएफ, और एज पे लगा रहे हैं हम लोग एज ईजी लिखना है, ये एग्रीगेट फंक्शन का एज ईजी है। देन यहाँ पर आपको मीन लिखना है, ये मीन ही आपको लिखना है, फिर आपको ये मीन निकाल के देगा। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए 28। देन नेक्स्ट है हमारा कि अप्लाई मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन। आपको मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन एक साथ लगाना वो भी कर सकते हैं। जैसे एज में मैं एग्रीगेट फंक्शन लगा रहा हूँ मीन और मैक्स, और यहाँ पर इसको स्लैश कर लेते हैं, स्लैश एन, और देखिए इसको शिफ्ट एंटर की प्रेस किया, इसमें आपको मिल जाएगा क्या, इसका मीन मिल जाएगा और मैक्स मिल जाएगा, ये सब कुछ मिल जाता है। इसको कमेंट भी करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं। ये एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करने का तरीका है। इसके अलावा अप्लाई डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन टू डिफरेंट कॉलम्स। इसमें आप किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कस्टम एक हमने एग्रीगेट अपना खुद का बना लिया हुआ है, इसमें डी एफ ए जी जी लिखा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर आप इसको लिख रहे हैं, मतलब डिक्शनरी के तौर पर आप कह सकते हैं कि एज कॉलम में मीन और मैक्स ये 3 चीज़ें रन करनी है। मार्क्स वाले में सम करना है और रोल में काउंट करना है। तो ये सारे एग्रीगेट फंक्शन के अंदर आप जो देख रहे हैं ये सब हमारे स्टैट्स बताने वाला फंक्शन। जैसे कोई मीन निकाल के देगा, कोई सम निकाल के देगा, कोई काउंट निकाल के देगा, तो किस कॉलम में क्या परफॉर्म होगा वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और सिंपली आप इसको रन करके देख सकते हैं, ये आपको बता देगा। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, अरे कस्टम एग्रीगेशन हमने यहाँ लिखा है, मीन निकाल के एज का बता रहा है आपको, इसमें मार्क्स नहीं होगा, रोल नहीं होगा, जाहिर सी बात है। इसमें मीन निकाल के बता रहा है, इसमें ये सारी चीज़ें नहीं होगा, मार्क्स में रोल में नहीं। और फिर मैक्स और फिर सम मार्क्स में बता रहा है, बाकी में नहीं, काउंट रोल में बता रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए एज वाले कॉलम में आपने कहा था कि ये आपको 3 चीज़ें चाहिए, तो ये 3 चीज़ें आपको दे रहा है, ये 3 चीज़ें एज में आपको दे रहा है। और मार्क्स में आपने कहा था कि सम चाहिए, तो मार्क्स में आपको सम मिलेगी, सम है तो मार्क्स वाले कॉलम में आपको इसका वैल्यू मिलेगा। उसी तरीके से रोल को सिर्फ काउंट चाहिए था, काउंट आपको सिर्फ रोल का चाहिए था, तो काउंट आपको सिर्फ रोल वाले में मिलेगा 4। इसी वजह से आपको इस तरीके से आउटपुट दिखता है। तो ये होगा कि आप किस तरीके से डिफरेंट एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट कॉलम्स में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, तो हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं पहले और यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। इसको मैं कर देता हूँ बंद, इसमें 2 सेल दिख रहे हैं ना, इसको रन नहीं किया हमने इसी वजह से। मार्कडाउन में आते हैं, यहाँ से शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे यहाँ पर आ गया। सेम यही डेटा ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके, अब ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया। कंट्रोल एस प्रेस सेव कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हमें एक फंक्शन मिलता है ट्रांसफॉर्म करके। ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि डेटा फ्रेम के हर एक एलिमेंट पे एक फंक्शन अप्लाई करवाता है। देखिए कि किस तरीके से ये काम करता है, फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखते हैं कि एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अगर आपको अप्लाई करना हो तो किस तरीके से करेंगे। जैसे मेरे पास एक एज है हमारे पास, ये एज। अभी एज को मान लीजिए कि मुझे इसको बढ़ाना है, मुझे इसको +2 करना है, फिर +1 करना है, तो वह कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले एक यहाँ पर वेरिएबल बनाया एज _+_1, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर डीएफ हमारा ये डेटा फ्रेम है, एज वाले कॉलम को पकड़ने बिकॉज उस पर हमें काम करना है, डॉट ट्रांसफॉर्म लिखना है, और यहाँ पर एक फंक्शन आप लिखते हैं, लैम्डा हमने लिखा हुआ है x और x+1। तो जो एज में वैल्यू होगा, जैसे 28 है वो 28 में आएगा, 28 + 1 होगा, यानी कि ये 29 हो जाएगा। उसी तरीके से हर एक एलिमेंट पे ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा और आपको देखने को मिलेगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पर दिख जाएगा एज में +1 हो गया। देखिए जो 28 था पहले वो 29 हो गया, जो
24 था वो 25 हो जाएगा, NaN अभी भी NaN ही रहेगा, और जो 32 था वो 33 हो गया। तो इस तरीके से आप अपने कॉलम में अगर कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। कोई फंक्शन आपको एग्जीक्यूट करवाना हो तो आप वह कर सकते हैं, और वह आपके कॉलम के हर एक एलिमेंट पे एग्जीक्यूट होगा। चूँकि हम लोग NumPy यूज़ कर रहे हैं तो NumPy हमें बहुत सारे बिल्ट इन चीज़ें प्रोवाइड करता है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट निकालना, तब वह भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ थोड़ी देर के लिए, मैं इसको कमेंट ऊपर वाले को मैं कमेंट करता हूँ और इसको हम लोग रन करते हैं, तो यहाँ पर को दिख जाएगा स्क्वायर रूट, इसका एज पे हमने लगाया हुआ है। अभी सिर्फ एक कॉलम पे हम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए कि मल्टीपल कॉलम पे हमें काम करना है, मल्टीपल कॉलम पे हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट करना, तो वह कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 2 चीज़ लिखनी पड़ेगी। सो अप्लाई है सिंगल ट्रांसफॉर्म फंक्शन टू मल्टीपल कॉलम। क्या लिखना है, डीएफ में देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है और 2 कॉलम का नाम, जिस भी आपको फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है वह दोनों कॉलम का भी यहाँ पर लिख दीजिए। फिर ट्रांसफॉर्म और जो भी आपको फंक्शन रहेगा वो आप यहाँ पर लिखते हैं लैम्डा के तौर पर। फिर आपका ये रन होकर दिख जाएगा। सो रन कीजिए, देखिए आपको एज और मार्क्स में दोनों में मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया दिख रहा है डेटा। लेकिन अभी ये है कि एज और मार्क्स में सेम फंक्शन हम लोग लगा रहे हैं। मान लीजिए कि अलग अलग फंक्शन मुझे लगाना है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, मतलब हमारे पास 2 कॉलम है और हमें दोनों कॉलम के लिए अलग अलग फंक्शन लगाना है, ट्रांसफॉर्म अलग अलग तरीके से करना है। तो उसके लिए अप्लाई डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन टू डिफरेंट कॉलम। आपने यहाँ पर एक बनाया वेरिएबल, फिर डीएफ ट्रांसफॉर्म लिखना है, देन एज हमारे कॉलम का नाम, देन इसका क्या फंक्शन होगा वह लिखिए, मार्क्स दूसरे कॉलम का नाम, इसका क्या फंक्शन होगा वह लिखिए। मैंने एक में एज में 10 को से इंक्रीज़ किया है और मार्क्स में मैंने 100 माइनस किया हुआ है। सिंपली इसको रन कर दें और देखिए आपको यहाँ पर मिल जाता है एज हमारा 10 प्लस हो गया, 28 था तो 38 हो गया, और हमारा मार्क्स 111 था तो 100 माइनस होकर 11 रह गया बस। सो ये हो गया ट्रांसफॉर्म की बात। साथ में एक और बात ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ डीएफ को, जो हमारा जिस पर हम लोग ये परफॉर्म कर रहे हैं वह, अगर मैं उस पर उसको प्रिंट करता हूँ तो उस पर जो डेटा रहता है वो अभी भी पुराना वाला बना हुआ रहता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, वरना आप गड़बड़ कर बैठेंगे एनालिसिस करते वक्त। समझ गए मेरी बात, पुराना वाला आपका जो डीएफ है वह एज इट इज़ पड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर सिर्फ आपको अपना जो फंक्शन एग्जीक्यूट होकर जो मिल रहा है, जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है, वह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आप चाहें तो इसका एक नया कॉलम बना सकते हैं नए डेटा के साथ, वह आप काम कर सकते हैं अगर वो डेटा चाहिए होगा तो। कॉलम कैसे ऐड करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसको कर दें क्लियर, बिकॉज आई डोंट थिंक इसमें अब और कुछ खास काम है ट्रांसफॉर्मेशन में। नेक्स्ट आइए हम लोग यहाँ पर देखेंगे वैल्यू काउंट्स, और हमने इसको रन कर लिया और इसमें ये रहा हमारा डेटा। मैं इसको करता हूँ ट्रांसफॉर्म को यहाँ से कोलैप्स, और ये डेटा रहा। आप इसको चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, मैं इसको कॉपी करना पड़ेगा ना, कि ये मैंने किया कॉपी, और यहाँ पर करते हैं पेस्ट, देन शिफ्ट इंटर प्रेस कीजिए और आपको डेटा दिखेगा। नेम, एज और सिटी, आपको 3 चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बहुत सारा डेटा, मतलब लगभग हमने 10 डेटा यहाँ पर लिया हुआ है। सिटी में भी आप देख रहे हैं कि बोकारो यहाँ भी है, फिर एक बोकारो यहाँ भी है। तो अगर आपको इसको काउंट करना है तो आप काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आइए और लिखना है सिटी काउंट्स डीएफ। सिटी काउंट्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, डीएफ लिखा सिटी कॉलम की, जिस भी कॉलम को आपको काउंट करना है उसको पकड़ना है और वैल्यू काउंट्स लिखना है। इसमें कोई बताएगा कि यूनिक वैल्यूज़ काउंट करके ये बताने वाला है। तो शिफ्ट एंटर की प्रेस करते हैं, आपको दिखाएगा कि सिटी हमने, हमारा ये कॉलम का नाम है। रांची कितने हैं, रांची वाले कितने हैं, 4 है। बोकारो वाले कितने हैं, 2 हैं। धनबाद वाले कितने हैं, 2 हैं। और देवघर वाले कितने हैं, 2 हैं। इस तरीके से नेम में चाहें तो नेम में भी आप काउंट कर सकते हैं। सेम वही लिखा हुआ है, बस नेम कॉलम यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है। इसको रन करें। सोनम नाम के 3 बंदी है यहाँ पर, देखिए आप जो देखिएगा इसको कैलकुलेट करके। राज नाम के 3 बंदे, रोहित नाम के 2 और रानी नाम की 2 बंदी। तो ये यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिल रहा है। अभी अगर आपको काउंट करते वक्त अगर NaN भी यूज़ करना है, जैसे इसमें एज में NaN है, इसको भी अगर यूज़ करना है तो वह कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आइए और देखिए इसमें कोई एज काउंट डीएफ वही सेम लिखना है, वैल्यू काउंट, बट इसके अंदर में आपको ड्रॉप NA फॉल्स कर देना है। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और यहाँ आपको दिख जाएगा 28 की उम्र वाला 3 बंदा है, इतनी की उम्र वाला ये, और NaN वाला 1 बंदा है। आपको काउंट भी करना है और शॉर्ट भी करके देखना है तब वह भी कर सकते हैं। इसमें आपको चेन करना पड़ेगा वैल्यू काउंट्स और शॉर्ट इंडेक्स जो मैंने बताया था आपको, बस उसको लिखिए, एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए आपको ये बोकारो, देवघर, धनबाद, रांची इस तरीके से दिखेगा। शॉर्ट होकर आपको दिख रहा है। पहले दिखता था ये रांची से शुरू होता था, तो अभी ABCD अल्फ़ाबेट से शॉर्ट होकर आपको दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी इसमें वैल्यू काउंट में, और मैं इसको करता हूँ क्लियर और इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर आइए और एक नया आपको दिखाता हूँ इसमें स्ट्रिंग मेथड सबको पता होगा, जो पाइथन में यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेटली लगभग आपको सेम वही देखने को मिलेगा। तो स्ट्रिंग मेथड यहाँ पर हो गया हमारा। इसमें डेटा हम लोग लेकर आते हैं, पहले ये डेटा हो गया और यहाँ से मैं ये निकाल लेता हूँ, कॉपी किया, इसको यहाँ पर ला दीजिए, चिपकाइए, शिफ्ट एंटर, नेम और सिटी दिखेगा आपको। और आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट, डायरेक्टली प्रिंट, और यहाँ पर आपको लिखना है डीएफ डॉट किस कॉलम को लोअर केस में कन्वर्ट करना है। मुझे सिटी को ना, तो मैंने सिटी लिखा और यहाँ पर हमें फंक्शन मिल जाता है
.str पहले आपको करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, देन आप यहाँ पे लिखिए लोअर और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और ये करा कि डॉट सिंटेक्स में हमने इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा। ओके, यहाँ पर हमने डॉट क्यों दिया हुआ। शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए और देखिए आपको बताएगा सब कुछ लोअर केस में बता रहा है। बोकारो पहले ये बी कैपिटल था, आर कैपिटल है, बट यहाँ लोअर केस में आपको कन्वर्ट करके बताएगा। एक चीज यहाँ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, प्रिंट करते हैं डीएफ को, शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो अभी भी कैपिटल में है, याद रखिएगा। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से, लोअर केस सिटीज़ ये डेटा। इसी के से आप अपर केस में कर सकते हैं इसको, इसी को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ये कन्वर्ट टू अपर केस और यहाँ लोअर की जगह पर बस आपको अपर लिखना है, डबल पी होगा इसमें और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए। यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया है अपर केस, तो देखिए वो बोकारो ये पूरा कैपिटल में दिखेगा। इस तरीके से अगर लेंथ निकालना है तो आप लेंथ भी निकाल सकते हैं। सब कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर आपको बस लेंथ लिखना है, रन कीजिए इसको और इसमें देखिए आपको दिख जाएगा 6677, यानी कि बोकारो का यहाँ मैं लिख दूँ क्या लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ सिटीज़, और यहाँ पर आपको दीजिएगा 66 यानी कि बोकारो में 6 डिजिट है, रांची में 6 डिजिट है, ये आपको बताता है ये। ओके जी, तो ये हो गया लेंथ निकालने का काम। उसी तरीके से आप सब एसटीआर कर सकते हैं। अगर आपको सब एसटीआर करना हो तो मतलब 3 कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सट्रैक्ट करना हो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, तो कैसे करेंगे। यहाँ लिखिए डीएफ के बाद आपको किस कॉलम से करना है, मुझे करना है सिटी वाले कॉलम से 3 कैरेक्टर निकालना है। तो सिटी लिखा, सिटी के बाद यहाँ पर लिखिए डॉट लिखिए एसटीआर, पहले एसटीआर में इसको बदलना है, उसके बाद जिस तरीके से स्लाइस करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमने कॉलन और 3 लिख दिया। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए बोकारो का बीओके, रांची का आरएन, इस तरीके से निकाल सकते हैं। जनवरी फरवरी मार्च जैसे होता है संडे मंडे ट्यूजडे, उसका निकालना कभी हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके अलावा कभी आपको रिप्लेस करना हो कोई एक कैरेक्टर, मतलब सब स्ट्रिंग या फिर कुछ अगर रिप्लेस करना हो तो वहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ सिटीज़ विद ए रिप्लेस्ड बाय ए, और इसको रिप्लेस कैसे करेंगे। रिप्लेस करने के लिए आपको लिखना है डीएफ जो भी आपका डेटा फ्रेम है हुआ, फिर यहाँ पर सिटी हमारा जो कॉलम है हुआ, और यहाँ पर एसटीआर लगाना, देन डॉट एंड रिप्लेस, और रिप्लेस में किसको टारगेट करना है, ए को, स्मॉल ए को, उसको करना है कैपिटल ए, तो ये हमने कर दिया। और यहाँ पर वो कह रहे हैं रिप्लेस सब स्ट्रिंग। ये क्या, इसको सेव करें, सेव करने के बाद मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और आई थिंक इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं, सबको कमेंट कर दिया और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और आपको दिख जाएगा जहाँ जहाँ भी स्मॉल ए होगा वो अब कैपिटल ए बदल गया होगा। आप स्ट्रिंग वाले जितने भी मेथड्स हैं सारे के सारे यहाँ पर रन कर सकते हैं। जिससे कंटेन मेथड है आपका, फिर आपका वाइट स्पेस अगर आपको रिमूव करना है, ट्रेलिंग करना है, लीडिंग वाइट स्पेस हटाना हो तो उसके लिए आप स्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं, आप कॉन्केट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। आपको अगर जैसे फुल नेम लास्ट नेम बनाना हो, लास्ट नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम से आपको फुल नेम बनाना तो वो आप कॉन्केट करके कर सकते हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन का यूज़ करके। ओके, इसमें कितना दिखाऊँ, इसमें तो बहुत सारे मेथड आपको सबको पता होगा, पाइथन आप लोगों ने सीखा होगा। तो बस इतना ही रखता हूँ मैं और इसको कर देते हैं यहीं पर समाप्त। समाप्त मीन्स इस टॉपिक को स्ट्रिंग मेथड। कभी देखिए मर्ज एंड कॉन्केट। इस बार मैंने 2 डेटा फ्रेम लिया, आप देख सकते हैं, एक df1 है, दूसरा df2 है। इस पर मैंने डायरेक्टली डेटा को डाल दिया हुआ है। आईडी है 1 2 3 4 और नेम है यहाँ पर सोनम राज सोनल राजीव। और एक और डेटा फ्रेम जिसमें आईडी है 3 4 5 6 और इसका स्कोर मैंने दिया है 90 80 70 और 16। 2 डेटा फ्रेम है, मर्ज करना और कॉन्केट करना हमें लिखना है। सबसे पहले बात करेंगे इनर जॉइन की। यहाँ पर हम लोग जिसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं pd, जो हमारा पैंडास का ऑब्जेक्ट है हुआ, एलियास है हुआ। देन मर्ज आपको लगाना है और यहाँ पर df1 यानी कि ये डेटा सेट और दूसरा हमने ये डेटा सेट लगाया हुआ है। और किसके बेस पे, आईडी के बेस पे, यानी कि ये आईडी के बेस पे इनर ज्वाइन करेगा और जो भी आएगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसको रन कीजिए, शिफ्ट एंटर प्रेस करके और आपको देखने को मिलेगा कि इनर ज्वाइन में आपको वही डेटा देखने को मिलता है जिनकी आईडी मैच होती है। जैसे 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है तो 3 आपको देखने को मिलता है। जैसे 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, वो डेटा आपको देखने को मिलता है। तो ये इनर ज्वाइन करके आपको यहाँ पर डेटा देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से आपको मिलता है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में मर्ज में आप डेटा सेट दोनों लिखते हैं, फिर ऑन आईडी के बेस पे कैसे करना है, लेफ्ट ज्वाइन करना है। तो आपने यहाँ पर लेफ्ट लिख दिया हुआ है और इसको रन करेंगे आप तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 यानी कि लेफ्ट वाले में जो है वो सारा डेटा आएगा यहाँ पर। तो लेफ्ट वाले में क्या है, सोनम राज सोनल राजीव, ये चारों था तो 4 आपको देखने को मिलता है। नाम तो सही है बट स्कोर की बात करें तो स्कोर सभी को नहीं मिलेगा, बिकॉज 3 और 4 का स्कोर है यहाँ पर जो कि 90 और 80 देखने को मिलता है, बट 1 और 2 का नहीं है, जिसकी वजह से आपको 1 और 2 का स्कोर आपको NAN देखने को मिलेगा। तो ये लेफ्ट जो आप करते हैं तो लेफ्ट वाला सब रहता है और राइट वाला वह रहता है जो लेफ्ट के साथ मैच करता है। ठीक है जी, बहुत ही बेसिक है ये। अपने ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आई बिलीव, अपने SQL में भी इसको पढ़ा होगा। उसके बाद राइट ज्वाइन हम लोग देखेंगे और राइट ज्वाइन के लिए आपको बस राइट लिखना होता है यहाँ पर और कुछ नहीं। इसमें राइट वाला सब कुछ रहेगा, लेफ्ट वाला देखिए इसमें एलिमिनेट हो गया, उसको रखा भी नहीं जाता। राइट वाला सब यहाँ पर 3 4 5 6। ओके जी, तो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आप आउटर ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आइए
और सेम यही है, इसी को बस कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर आउटर लिख देना है। इसमें शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी कि सारा का सारा डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। अभी एक एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर डेटा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आईडी और ये आईडी दोनों मैच कर रहा है, इसी के बेस पे आप सारा काम कर रहे हैं। जैसे आपको अगर इनर जॉइन करता बता रहे हैं कि आप आईडी के बेस पे मैच करके और फिर इनर जॉइन निकालिए। यहाँ भी लेफ्ट में भी, राइट में भी और आउटर में भी बता रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ आईडी ना हो, मतलब यहाँ आईडी की जगह पर अगर STUID ऐसे करके कोई कुछ लिख दे तो फिर कैसे करेंगे, बिकॉज यहाँ अब कॉमन है नहीं दोनों में, तो उसको कैसे लिखते हैं वो मैं बता देता हूँ, फिर आपको उसको सभी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेफ्ट ऑन और राइट ऑन का यूज़ करना पड़ता है बजाय सिर्फ ऑन यूज़ करने के। यानी कि लेफ्ट वाले का कौन सा कॉलम लेना है, राइट वाले का कौन सा कॉलम लेना है ज्वाइन करने के लिए, वो हम लोग यहाँ पर बताते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें तो यही रहने देता हूँ बिकॉज अदरवाइज आप इसको देख नहीं पाएंगे। तो मैं इसको वापस से कॉपी करता हूँ यहाँ पर और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसको 3 और इसको कर देते हैं 4। अब इसमें हम लोग STUID कर देंगे, तो मैं भी आपको बता रहा था बिल्कुल भाई। अभी अगर आप ज्वाइन कर दें, जैसे मैं यहाँ से अगर इसको उठाता हूँ, ज्वाइन किया मैंने और मैं इसमें ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आया मैं और इसका अगर मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूँ कि 3 और 4 को ज्वाइन करो ऑन द बेसिस ऑफ किसके आईडी के बेस पे। अगर मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ ये मुझे एरर दे देगा कि भाई आईडी जो है की एरर दे रहा है, ये दोनों में मैच नहीं कर रहा है। यानी कि जो आप दे रहे हैं ज्वाइन करने के लिए डेटा फ्रेम दे रहे हैं D3 D4, उसमें कॉमन नहीं है आईडी, तो ये कैसे होगा भाई। तो ये हमारा लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि D3 को हमने DF3 को हमने लेफ्ट में रखा, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि लेफ्ट ऑन आईडी लो और राइट ऑन आप क्या लो, STUID लो। तो ये समझ जाएगा कि हाँ इसको इससे मैच करवाना है। और अभी जब इसको आप रन करेंगे तो आपका सही रन हो जाएगा और इनर जॉइन आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही यूज़फुल होता है, वरना बहुत ही गड़बड़ होता है इसमें। जब दो डेटा से 2 एक्सेल फाइल हो आपके पास और दोनों में कोई कॉमन ना हो तो और उसमें आपको ज्वाइन लगाना हो तो बड़ा ही दिक्कत होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए मैं आपको कॉन्केट बताता हूँ। बारिश होने वाली है यार गजब, लाइट जाने वाली है, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें सिर्फ रखता हूँ मर्ज को और मैं कॉन्केट का अलग से आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बिकॉज काफ़ी बड़ा हो जाएगा वो और थोड़ा सा अलग टॉपिक है, तो मैंने इसका कॉन्केट को अलग कर दिया। इसको कहते हैं मार्कडाउन और इसको रन कर लीजिए यहाँ पर। और इसका हम डेटा सेट निकालते हैं अलग अलग। इसमें 3 डेटा सेट मैं निकाल रहा हूँ। तो मैंने DF1 DF2 DF3 करके मैंने निकाल लिया, अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया हुआ है। A B C D यहाँ पर है। आप देख लीजिए इसका A0 A1 A2 A3 है, B0 B1 B2 B3 है, A4 A5 A6 A7 B4 B5 B6 B7 और यहाँ पर C का C1 C0 C1 C3, D का D0 से लेकर D3 तक। इस तरीके से 3 हमने डेटा यहाँ पर रखा हुआ है। इसको कर देते हैं कोलैप्स। इसको कर लीजिए सेव पहले, क्योंकि लाइट जाएगी पता नहीं क्या होगा, और वो सेव करके रखने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले वर्टिकल कॉन्केट, ये वर्टिकल कॉन्केटनेशन है। वर्टिकल कॉन्केट हमने यहाँ लिख दिया, PD कॉन्केट आपको लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, पैरेंथेसिस के अंदर में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर DF1 यानी कि इस वाले को कॉन्केट कर रहे हैं हम लोग DF2। यहाँ पर आपको दिख जाएगा आउटपुट में। अभी इसमें शिफ्ट रन करते हैं, देखिए कॉन्केट आपको मिल रहा है। तो A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 मिल रहा है, B से आपको ये मिल रहा है। तो हमें हमारा ये वर्टिकली हमारा कॉन्केट हुआ है। यहाँ से A0 A1 A2 A3 A3 फिर A4 A5 A6 A7 फिर यहाँ से B का 3 से लेकर यहाँ से 4 का, तो इस तरीके से आपका ये कॉन्केट हो जाता है। अगर इसी को हॉरिजॉन्टल करना तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं PD कॉन्केट DF1 DF2 और यहाँ पर एक्सिस 1 आपको देना होता है। शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पर मिल जाएगा AB लिख के और A0 A1 A2 A3 ये हमारा हो गया। फिर B0 B1 B2 B3 फिर से A4 5 6 7 और B का 4 5 6 7, जैसे आप यहाँ पर डेटा देख पा रहे हैं। ओके जी, तो इस तरीके से हमारा ये हॉरिजॉन्टल कॉन्केट होता है। इसमें हमारे जो कॉलम नेम थे वो सेम थे, जैसे A B यहाँ भी है A B यहाँ भी है। लेकिन क्या होगा जब हम लोग डिफरेंट कॉलम नेम रखेंगे, जैसे यहाँ CD है, तो उस केस में किस तरीके से होता है काम वो देख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्केटनेशन विद डिफरेंट कॉलम, जिसमें DF1 का हम लोग यूज़ करें यानी कि AB जिसमें कॉलम है, और DF3 का हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि CD कॉलम है। तो इसको रन करते हैं और देखिए आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर AB CD इस तरीके से मिलेगा आपको डेटा। आप चाहें तो वर्टिकल करके देखिएगा और देखिएगा कि आउटपुट आपको मिलता है। तो ये दोस्तों कॉन्केट जो भी आपने देखा, एंड आई थिंक इसमें इतना काफ़ी है। इसको करते हैं क्लियर और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग का, ग्रुप बाय, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं ग्रुप बाय। ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए ग्रुपिंग। तो इसमें मार्कडाउन कर देता हूँ मैं और इसको पहले रन कर लेते हैं ग्रुपिंग। और इसमें हमारा डेटा कुछ इस तरीके से टीम A B C और प्लेयर है XY और पॉइंट्स हैं 10 15 10 20 10 25। ओके, सो ये हमारे पास डेटा है, जैसे आप लोग देख सकते हैं टीम A B C XY प्लेयर और हर एक का पॉइंट्स यहाँ पर मिला हुआ है।
प्लेयर्स को। तो ए टीम का एक्स प्लेयर जिसको 10 पॉइंट मिला है, फिर ए टीम से ही वाई प्लेयर है जिसका 15 पॉइंट मिला हुआ है, बी टीम से एक्स प्लेयर जिसको इतना मिला है, बी टीम से वाई प्लेयर जिसको इतना मिला हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें टीम से इसको ग्रुप बाय करना है और पॉइंट्स का टोटल पॉइंट्स का पता लगाना है। टीम के बेस पे पहले ग्रुप बाय करते हैं और फिर इसका सम निकाल लेंगे, यानी कि पॉइंट्स का सम। तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। देखिए हमने लिखा है ग्रुप बाय टीम और यहाँ पॉइंट्स, टीम और पॉइंट्स सम पॉइंट्स का सम निकाल रहे हैं। तो ग्रुप बाय टीम क्या, इसने डीएफ लिखा, फिर ग्रुप बाय आपको लिखना है एज इट इज़। यहाँ पर जिस कॉलम से आपको ग्रुप करना है वह लिखिए। हमें ए से करना था, बाकी जगह हमें टीम से करना था, हमने टीम लिखा और इसका हमने सम निकाल लिया हुआ है। और यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले भी करवा रहा हूँ कि ग्रुप सम। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आउटपुट टीम ए बी सी है हमारा। और इसको एक बार रन करते हैं। टीम हमारा ए बी सी है, प्लेयर आपको एक्स वाई दिख रहा होगा। और टीम ए एक्स वाई दोनों प्लेयर का मिलाकर इतना पॉइंट्स है, टीम बी दोनों प्लेयर का मिलाकर इतना पॉइंट है, टीम सी दोनों प्लेयर का मिलाकर इतना पॉइंट है। तो इस तरीके से आप ग्रुप बाय कर सकते हैं और सम निकालना हो तो सम भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग मल्टीपल कॉलम का कैसे ग्रुप बाय कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टीम और प्लेयर से ग्रुप बाय किया और टोटल किया हुआ है पॉइंट्स को। तो इस इंटर की प्रेस करते हैं। देखिए ए टीम का एक्स का अपना पॉइंट है, वाई का अपना पॉइंट है। अगर एक्स ने और स्कोर किया होता तो पूरा टोटल करके आपको दिखाता है यहाँ पर एक्स का जो भी अपना स्कोर होता। और बी का उसी तरीके से एक्स वाई का अपना स्कोर है, सी का अपना स्कोर है। तो ग्रुप बाय करके आपको ये दिखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं इसमें। जैसे मुझे इसमें क्या करना है कि ग्रुप बाय करना है टीम से और एग्रीगेशन परफॉर्म करना है। तो मैंने यहाँ लिखा है डी एफ ग्रुप बाय टीम और यहाँ पर ए जी जी लगा के एग्रीगेशन लगा के मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट्स वाले में क्या करना है, सम मीन और मैक्स निकालना है लिंक ग्रुप बाय करके। इसमें शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ए टीम का सम है 25, उसका मीन निकल जाएगा, मैक्स निकल जाएगा। बी का सम निकलेगा, मीन और मैक्स निकलेगा, और सी का भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो स्कोर बोर्ड में देखते हैं IPL देखते वक्त, उसमें इसका काफ़ी अच्छा यूज़ हो सकता है। अगर थोड़ा सा एडवांस देखना चाहें तो देखिए हमने यहाँ पर किया कैलकुलेट द मीन पॉइंट्स बाय टीम एंड असाइन इट टू रॉज। तो DF में हमने यहाँ मीन पॉइंट्स लिखा हुआ है, एक नया कॉलम मान लीजिए इसको, और हमने ग्रुप बाय किया हुआ है टीम से और पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, हमने मीन यहाँ लिखा है, इसको हमने यहाँ पर DF में यहाँ निकाल दिया हुआ है। इसमें शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0 1 2 3 4 5 टीम AABBCC प्लेयर XY पॉइंट से इतने देना और सभी का मीन पॉइंट क्या लिख दिया मैंने, मी पॉइंट लिख दिया हुआ है, एक मैंने यहाँ पर मिस कर दिया। एंड मीन पॉइंट आपको हर एक का मीन पॉइंट आपको देखने को मिलता है, मतलब मीन निकाल के मिलता है हर एक रॉ पे। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो हम लोग जो ग्रुप बनाते हैं उस पर हमें इटरेट करना पड़ता है। मतलब अगर आप यहाँ पर आते हैं और सिर्फ ग्रुप हम करने की हम लोग बात करें तो हम लोग DF डॉट ग्रुप बाय और कैसे करना है, टीम से करना है। मान लीजिए तो हमने टीम लिख दिया, ठीक है। अब इसको प्रिंट करेंगे तो आपको इसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसमें कुछ आपको खास मिलने वाला है नहीं कि आप उसको देखें और आप उसको मजा आ जाए। आपको देखिए डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिला है। इसमें अगर आप इटरेट करना चाहते हैं तो आप इटरेट कर सकते हैं, मतलब लूप अगर आप लगाना चाहते हैं तो लूप लगा सकते हैं। और देखिए किसमें को क्या क्या मिलेगा, मैंने इसमें लिख दिया फॉर नेम और ग्रुप, इसमें आपको मिलेगा बाय द वे इन, इसमें आपको नेम और ग्रुप मिल जाएगा टीम में। ग्रुप यहाँ पर आप ग्रुप आपको दिख जाएगा यहाँ पर और ग्रुप यहाँ पर दिख जाएगा। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रन कीजिए। इससे पहले तो ग्रुप देखिए ग्रुप ए टीम उसका ये प्लेयर ये पॉइंट से मीन पॉइंट से, तो ये बस रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका हो गया। फिर ग्रुप बी उसमें टीम दिख रहा है, प्लेयर दिख रहा है, पॉइंट्स दिख रहा है, उसका मीन पॉइंट दिख रहा है। तो इस तरीके से ग्रुप सी का रिप्रेजेंट आप इस तरीके से ट्रेड करके दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। तो ये है एक बहुत ही यूजफुल ग्रुप बाय, काफ़ी यूज़ होता है डेटा एनालिसिस में, तो ध्यान में रखिए। इसको करते हैं क्लियर और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं जिसमें लोग देखेंगे पाइवट टेबल, जिसके लिए मैंने ये डेटा लिया। यहाँ पर इस बार आप देख सकते हैं कैपिटल में लिखा था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। डेट है यहाँ पर, सिटी है और गड़बड़ कर दिया मैंने, सिटी और सेल्स है और एक्सपेंसेस है। इसको हम लोग अभी रन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, डेट दिख जाएगा, सिटी दिख जाएगा, सेल्स दिख जाएगा और एक्सपेंस दिख जाएगा। ये जो हमारा डेटा फ्रेम है इससे हम लोग एक पाइवट टेबल अभी क्रिएट करना सीखेंगे, पाइवट टेबल का यूज़ करके। रोज़ इसका यही काम है। आपको एक बेसिक से पहले दिखाता हूँ। बेसिक है ये हमारा, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या किया जाएगा। इसमें एक पाइवट टेबल क्रिएट किया जाएगा जहाँ पर रॉज जो इंडेक्स होंगे वो डेट से होंगे और जो कॉलम होंगे वह सिटी से होंगे और जो वैल्यू होगा वह सेल का सम करके हमें मिलेगा। यहाँ पर हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाया हुआ है सम, इसी वजह से, और हमने अपना डेटा फ्रेम दे दिया है DF। इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए और आपको दिख जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मिल रहा है एक टेबल जिसमें है हमारा डेट देख सकते हैं 1 और 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 1 2 2 इस तरीके से हमने लिखा था, तो वह डेट आपको 1 तो मिल जाता है। सिटी आपको बोकारो धनबाद दुमका रांची मिल जा रहा है और सेल्स आपको ऐड होकर यहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे 1 तारीख को 200 मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 तारीख को 200 बोकारो पे था तो आपको 200 मिलता है, लेकिन 2 तारीख को बोकारो में कुछ भी नहीं है,
तो आपको NAN मिल रहा है। उसी तरीके से धनबाद में देखेंगे, धनबाद में 1 तारीख को हमारा कुछ भी नहीं था तो NAN है, और 2 तारीख के लिए 300 है। उसी तरीके से दुमका के लिए, उसी तरीके से रांची के लिए यहाँ पर दिया गया। अगर और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डेप्थ में आप जाएँ इसमें, वैसे तो इतना काफ़ी हो सकता है आपके लिए, मगर इसको देखेंगे मल्टीपल एग्रीगेशन फंक्शन हम लोग इसमें लगा रहे हैं। तो पाइवट मल्टी हमने लिखा, PD जो हमारा पैंडाज का एरिया से वो हमने दिया, पाइवट टेबल हमने दिया, यहाँ पर हमारा डेटा फ्रेम में वैल्यूज हमने दिया है सेल्स और एक्सपेंस। और इसको समझ पाएंगे अगर आप ये पूरा देखेंगे तो। मैं इसमें इंटर की प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पर, और इसे हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारा सेल्स है उसका सम आपको निकालना है, और जो एक्सपेंसेस है उसका मीन निकालना है, और इंडेक्स हमारा डेट से होगा, और कॉलम हमारा CT बनेगा। यानी कि डेट और CT को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो हम लोग इसमें शिफ्ट इंटर की प्रेस करते हैं, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा पाइवट टेबल विथ मल्टीपल एग्रीगेशन। डेट आपको दिखेगा 2 1 2, बिकॉज हमारे पास इतना ही डेटा है, बोकारो धनबाद दुमका रांची, बोकारो धनबाद दुमका रांची, आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो ये एक्सपेंस दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक का, और फिर ये आपको सेल्स दिख रहा है। सेल्स आपको सम होकर दिखेगा, और एक्सपेंस आपका मीन निकाल के आपको दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। तो इसी के साथ आपको यहाँ पर डेटा निकाल के दे देता है ये। अब देखिए सब टोटल कैसे करते हैं हम लोग, इसमें से इसी का यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। देखिए हमने PD किया, पाइवट टेबल, फिर वैसी सेल्स यूज़ किया हुआ है, इंडेक्स डेट लिया हुआ है, कॉलम लिया हुआ है, यहाँ पर इक्वेशन फंक्शन सम लिखा हुआ है, मार्जिन हमने यहाँ पर ट्रू किया हुआ है। इससे हमें सब टोटल मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको रन करता हूँ पहले, और यहाँ आपको मिल जाएगा कि डेट हमारा 1 2 से हुआ है, और बोकारो में ये आपको टोटल करके दिखा रहा है कि 200। अगर धनबाद में भी कोई वैल्यू रहता और 300 तो वो आपको टोटल करके दिखाता। तो देखिए इसमें सब समझ पाएंगे। देखिए यहाँ से इसको टोटल किया हुआ, और यहाँ पर 350 लिखा हुआ, तो इसी तरीके से इसको टोटल करके 500 लिखा हुआ। तो ये आपको टोटल करके दिखाता है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि मार्जिन अगर ट्रू करते हैं तो टोटल करके आपको दिखाता है, ऑल सभी को टोटल करके। अभी जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पास ये NAN है, ये इस तरीके से अगर आप कुछ फिल करना चाहते हैं वहाँ पर खाली छोड़ने की वजह, तो आप वह भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है DF वैल्यूज़, और ये सेल्स ये सब कुछ सेम एज इट इज़ है, बट यहाँ पर फील वैल्यू करके एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने 0 दिया हुआ है। जब इस तरीके से लिखते हैं और आपने इसको रन किया तो आपको NN की जगह पर अब 0 0 देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादा बेटर लगता है। यानी कि आप जो मिसिंग वैल्यू था, मिसिंग फील्ड था, वहाँ पर 0 0, यहाँ पर तो आपको NN दिख रहा है ना, बट एक्सेल शीट में ये फील्ड खाली रहेगा, वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, डेटा नहीं रहेगा। वहाँ पर आप 0 0 इस तरीके से फिल करके चीज़ें कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता, इससे हमें पता चलता है कि हम लोग बहुत ही कमाल के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं अपने डेटा के साथ, अगर हमें पता हो ग्रुप बाय और पाइवट टेबल। बिकॉज ये दोनों बड़ा ही अच्छा और एडवांस लगता है देखने में कि आप इतना सारा काम कर सकते हैं। इसको कहता हूँ क्लियर, बिकॉज इसमें इतना ही है अभी के लिए, और इसको मैं हम लोगों ने एक्सपैंड नहीं किया, कोलैप्स नहीं किया, कोलैप्स कर दिया। और हमारा यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि कैसे फाइल को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो दिखाऊंगा। सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसमें आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, यानी कि एक्सेल फाइल वगैरह, CSV फाइल वगैरह, ये सब कुछ। इसको हम लोग करते हैं मार्कडाउन और इसको रन कर देते हैं। या फिर ये देखने से पहले आप एक देखिए और मैप, बिकॉज आई थिंक ये अच्छा रहेगा। मैप देख लीजिए आप, इसमें एक मैप हमें फंक्शन मिलता है मान लीजिए, जिसमें हम लोग हम फंक्शन कह सकते हैं, इसका यूज़ करके हम लोग कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं किसी एक डेटा को लेकर आता हूँ। हमारे पास इतना सारा डेटा है, इसमें से एक डेटा, ये यहाँ से यहाँ तक का डेटा लेकर आते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डेटा मैंने उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये कोलैप्स कर देता हूँ, ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब इतना डेटा की हमें आवश्यकता नहीं, बट रहने देते हैं। ये डेटा है हमारे पास, शिफ्ट इंटरप्रेस करेंगे, हमें डेटा यहाँ पर दिख जाता है। हम सबको पता है कि हमारे पास स्ट्रिंग मेथड है, जिसका यूज़ करके हम लोग कैपिटल में, स्मॉल में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मगर मुझे अपना खुद का फंक्शन बनाना है, उसको हमें लगाना है, तो कैसे लगा सकते हैं। जैसे मैं एक फंक्शन यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि जो क्या करेगा कि नेम को अपर केस में कन्वर्ट करेगा, जो भी नेम रहेगा वो। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन टू कन्वर्ट नेम्स टू अपर केस। टू अपर केस फंक्शन का नाम रखा, इसमें नेम आएगा और वो इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब इस फंक्शन को आप लगाएंगे कैसे, तो लगाने का बहुत ही आसान सा तरीका, आपको मैप का यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए हमने अप्लाई द टू अपर केस फंक्शन टू द नेम कॉलम यूजिंग मैप। इस तरीके से नेम लिखा, फिर DF नेम, ये कैपिटल में नहीं है हमारे, ये हमारे स्मॉल में है, ये लिखा, और मैप के बाद यहाँ पर आपको फंक्शन का नाम लिखना होता है। ये जो टू अपर केस है वो फंक्शन का नाम लिख दीजिए, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। चलिए इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। शिफ्ट इंटरप्रेस किया और देख सकते हैं कि सभी हमारा कैपिटल में आ गया। सो अगर आपको कभी भी आवश्यकता पड़ती है कि अपना कोई फंक्शन, आपको अपना कोई लॉजिक है जिसको एग्जीक्यूट करवाना है किसी कॉलम के साथ, तो आप उसका एक फंक्शन बनाइए और मैप का यूज़ कीजिए, फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर, बहुत ही यूज़फुल हो सकता है ये। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, कभी जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे बोकारो स्टील सिटी का BKSC लिखा हुआ रहता है, रांची का RNC लिखा हुआ रहता है, धनबाद का DHN लिखा हुआ रहता है, इस तरीके से रहता है। तो अगर आप सिटी के बेस पे उस तरीके से कोड बनाना चाहते हैं तो वो एक फंक्शन के रूप में लिखिए और फिर उसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शन का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेल फीमेल में FM करके डेटा मिला है, बट आपको मेल और फीमेल पूरा लिखना है,
तो उसके लिए भी आप एक अपना फंक्शन बना सकते हैं और उसको अटैच करके परफॉर्म करवा सकते हैं। तो बहुत सारा काम कर सकते हैं, बस आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब करनी होंगी तब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली क्लिक होगा कि भाई इसको फंक्शन बना के इस तरीके से लगा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। अब चलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल देख लेते हैं, बिकॉज ये हमारा बचा हुआ है अभी। तो इसको देख लेते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल, जिसमें हम लोग CSV फाइल, एक्सेल SX फाइल यानी कि एक्सेल फाइल, और आई थिंक मैं आपको जेसन भी बता देता हूँ, तो जेसन बता दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास एक डेटा है, कोई सा भी डेटा ले लीजिए आप, ये इसमें से कोई डेटा उठा लीजिए। अभी जो डेटा था वही उठा लेता हूँ मैं, ये वाला डेटा मैंने उठा लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डेटा उठा लेते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास डेटा है, इसको आप देख सकते हैं डिस्प्ले करके कि ये डिस्प्ले ये डेटा हुआ है हमारे पास। अब इसको मुझे CSV फाइल पे राइट करना है, यानी कि मुझे ये जो पूरा डेटा इसको इसका एक CSV फाइल बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा काम है, पंडास का यूज़ करके आप बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ राइटिंग डेटा फ्रेम टू CSV फाइल, आपको लिखना है टू CSV, टू अंडरस्कोर CSV, इस फंक्शन का यूज़ करना है। CSV फाइल किस नाम से होना चाहिए वो आप यहाँ लिखते हैं, डॉट एक्सटेंशन आपको लिखना पड़ेगा। इंडेक्स चाहिए या नहीं चाहिए वो लिख सकते हैं आप, जैसे मुझे नहीं चाहिए तो मैंने फॉल्स कर दिया, और सिंपली इसको रन कर दीजिए। रन करेंगे कहाँ पर आपको मिलेगा, आपको मिलेगा ये यहाँ पर। तो लोग करते हैं इसको रन, शिफ्ट एंटर प्रेस करिए, जब रन हो गया आपको ये डेटा दिख रहा है, ये इसकी वजह से दिख रहा है, लेकिन आपका फाइल को यहाँ पर मिल जाएगा क्रिएट होकर। देखिए यहाँ पर हार्ड डिस्क में आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख जाएगा आपको, बट इसमें देखिए यहाँ पर अभी आ गया, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। इसको ओपन करते हैं और आई डोंट थिंक यहाँ पर चलेगा। ओके, इसको क्लोज करते हैं। ये आपका CSV फाइल है, तो आप ये इसको एक्सेल में देख सकते हैं। इसको हम लोग ओपन करके मैं आपको दिखा दूँ। देखिए आपको इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा। तो नेम आपको दिख रहा है सोनम, ये सब कुछ, और एज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से, और सिटी मिल रहा है यहाँ से। तो एक NA था आई थिंक, NAN, इस वजह से ये खाली दिख रहा है एज में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई खाली भी हो सकता है, बिकॉज आपने यहाँ NAN दिया हुआ है। इस तरीके से आप अपने डेटा को एक CSV फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर CSV फाइल उसका बना सकते हैं। अब इसी CSV फाइल को रीड करना हो, जैसे मैंने जो अभी CSV फाइल बनाया, हो सकता है कि आपको कंपनी से मिले, बट मेरे पास अभी वही सैम्पल वाले जो बनाया उसी को मैं रीड करके आपको दिखा देता हूँ। उसी को रीड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, वही सेम डेटा आपको रीड करना। मैं इसको कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं यार, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये अननेसेसरीली है अभी के लिए। तो इसको रीड करना है, जो हमारा CSV फाइल है उसको मुझे रीड करके यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। ऐसा मान लीजिए, मतलब डेटा अभी हमने क्या किया, अभी हमने डेटा फ्रेम को CSV फाइल बनाया, अगर देखा जाए तो। अभी CSV फाइल को वापस से डेटा फ्रेम में बनाना है, जिससे कि हम लोग ये सारे ऑपरेशन कर सके जो अभी तक हमने सीखा है, वो सारा का सारा काम हम लोग कर सकें। उसको कहते हैं रीड करना CSV फाइल को। तो कैसे रीड करते हैं वो देखिए, रीडिंग दिस CSV फाइल बैक इनटू डेटा फ्रेम। यहाँ पर आप अपनी मर्जी कुछ भी लिखिए, PD लिखिए, रीड अंडरस्कोर CSV ये फाइल है, और मतलब फंक्शन का नाम है, और ये फाइल का नाम होता है .csv। यहाँ पर आप ऐसे लिख पा रहे हैं बिकॉज आपका जो फाइल है वो इसी लोकेशन पर है। अगर कहीं और लोकेशन पे हो, किसी और हार्ड डिस्क पर हो, किसी और ड्राइव पर हो, तो पूरा का पूरा पाथ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। रीड करते हैं, शिफ्ट एंटर की प्रेस किया, और देखिए आपको डेटा दिख जाएगा। ये वाला डेटा नहीं दिखा रहा, ये डेटा नहीं दिखा। अगर मैं इस पूरे को अगर कमेंट कर दूं, या फिर मैं इस पूरे को हटा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, देखिए मैं इसको पूरे को कट कर दिया मैंने। ठीक है, कट कर दिया, अब नहीं है। शिफ्ट एंटर की प्रेस किया, देखिए आपको ये इसमें से रीड होकर मिल रहा है ये डेटा। ओके जी, तो ऐसा नहीं है कि ये डेटा ऊपर में है तो इसकी वजह से मिल रहा है, नहीं ऐसा। तो ये CSV फाइल को राइट करने का और रीड करने का काम हमने देख लिया। अब जब आपके पास CSV फाइल आता है, किसी कंपनी का एनालिसिस जब करते हैं, तब आपको CSV फाइल आता है या फिर एक्सेल फाइल आता है। तो आपने रीड कर लिया, आपके पास डेटा फ्रेम है। अब डेटा फ्रेम DF है, मतलब DF जब है आपके पास, यानी कि इस तरीके से आपका डेटा है, फिर आप जितने भी यहाँ पर मैंने आपको ऑपरेशन बताए हैं, जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो सारा का सारा आप उस डेटा पर परफॉर्म कर सकते हैं। अब मुझे दोबारा से ऐसा नहीं बताने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं, एक्सेल फाइल पे कॉन्केट कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, क्योंकि वो एक्सेल फाइल अब रहा ही नहीं, वो एक्सेल फाइल से रीड होकर आपका डेटा फ्रेम बन चुका है। तो अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा इसी डेटा फ्रेम में काम करने का पूरा तरीका, वह सारा का सारा काम आप अब इस डेटा पे आप कर सकते हैं जो आपको CSV फाइल से मिला हुआ है। ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखिए और इसको करते हैं क्लियर। अभी ये तो हो गया, अभी हम लोग सेम इसी को देखेंगे एक्सेल फाइल पे। तो इसको कॉपी यहाँ से आता का कॉपी करते हैं, मैं यहाँ लिख दूँ क्या, यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर रीड राइट इंपोर्ट एक्सपोर्ट CSV फाइल। ओके, अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, पूरे को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक्सेल फाइल को करेंगे, एक्सेल फाइल। तो ये हमारा एक हो गया। अभी ये दूसरा हमारा है, और जो फंक्शन है बिल्कुल सेम है, ये हमारा डेटा रहा। और अगर आपको रीड करना हो तो आपके पास कोई फाइल होनी चाहिए, बट मेरे पास कोई फाइल नहीं है एक्सेल की अभी बनाई हुई। इसको मैं कमेंट करता हूँ, पहले आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ सेम यही। तो आपको ये कमेंट्स हटाना है और यहाँ पर टू CSV की जगह पर लिखना है आपको टू एक्सेल। ये लिखिए सैम्पल, यहाँ पर ये CSV लिखने के बजाय आपको इस एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा XLSX। ये होता है, इंडेक्स चाहिए तो सही और नहीं चाहिए तो फॉल्स कर देना। और यहाँ पर हम लोग कर देंगे एक्सेल, ये भी एक्सेल और यहाँ भी एक्सेल कर। ओके, तो अभी क्या होगा, अभी ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये एक्सेल फाइल में आपका बन के चल जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, सिंपली शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए
और ये बता रहा है हमें एरर क्यों भाई, क्यों एरर क्यों दे रहा है, एरर क्यों आ रहा है, ये एरर वापस से रन करते हैं। देखिए रन तो हो गया, लेकिन ये बता रहा है हमें क्या कि एक एरर आ रहा है कि नो मॉड्यूल नेम्ड ओपन पी एक्सेल। तो आपको अगर एक्सेल फाइल के साथ काम करना है तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये कह रहा है। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, PIP इंस्टॉल, और जो लिखा उसने पेस्ट किया, और शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको इंस्टॉल होने दीजिए। देखिए इंस्टॉल हो गया, इसको मैं DD करके डिलीट कर देता हूँ और वापस इसको रन करते हैं। यहाँ ऊपर आइए और शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए। देखिए अब की बार कोई एरर नहीं है, देखिए रन हो गया। रन होने के साथ ही ये एक्सेल फाइल हमारा यहाँ पर क्रिएट भी हो गया, देख सकते हैं sample.xlsx। और यहाँ हार्ड डिस्क में आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। ये हमारा एक्सेल फाइल है, ये हमारा एक CSV फाइल था, अभी हमारा ये एक्सेल फाइल है और मुझे पता नहीं चला कि कौन सा CSV है कौन सा एक्सेल है। तो मैं इसको हटाता हूँ और देखिए ये हमारा एक्सेल है, इसमें ओपन करते हैं और देखिए डेटा आपको दी जाएगा। नेम जूम करना पड़ेगा, देखिए नेम आपको दिख रहा है, एज दिख रहा है और सिटी दिख रहा है। इसी से एक एम्प्टी है यहाँ पर NN की वजह से। अब इसी में से मुझे रीड करना है मान लीजिए, तो रीड भी आप कर सकते हैं। रीड करने के लिए आपको राइट पे कमेंट कर देते हैं, और ये डेटा ना भी हो तो भी चलेगा, बिकॉज आप रीड कर रहे हैं एक फाइल से। तो ये हटाइए और यहाँ से हटाइए, और यहाँ पर रीड CSV की वजह आपको लिखना है रीड एक्सेल, और सैम्पल डॉट ये नाम है इसका। शिफ्ट इंटर प्रेस कीजिए, आपको सारा डेटा यहाँ पर दिख जाएगा, खाली की जगह पर NN मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा। सो ये रीड और राइट करने का तरीका है। इसको वापस से पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, जो हमारा डेटा होगा। ये बताओ कि एक्सेल फाइल की, अगर आपको एक्सेल फाइल का करना है तो अब देखिए जेसन में आपको बताता हूँ, जेसन डेटा भी यूज़ होता है कभी कभी, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए कि जेसन डेटा कैसे रीड राइट करते हैं। इसको क्लियर कर देता हूँ, एक्सेल का हो गया, इसी में कॉपी पेस्ट करते हैं इसको, और एक्सेल की जगह पर लिख देंगे सिर्फ जेसन। नहीं ये कहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिखना है जेसन फाइल। कॉपी किया इसको, और मैं कहाँ करने वाला हूँ इसको, यहाँ पर और एक यहाँ पर। ओके सो ये वाली डेटा है हमारी। तो इसी डेटा को मुझे क्या करना है, मुझे जेसन बनाना है। तो क्या करेंगे, पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से कमेंट, यहाँ से कमेंट, और इसको कमेंट से आउट कीजिए। और यहाँ पर 2 एक्सेल की जगह पर आपको लिखना है 2 जेसन। इनफैक्ट आप इसको कन्वर्ट करने के बाद प्रिंट भी कर सकते हैं। तो कन्वर्ट डेटा फ्रेम टू जेसन स्ट्रिंग, जिसके लिए हमने DF लिखा 2 जेसन स्ट्रिंग मिल जाएगा, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। शिफ्ट एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए आपको जेसन डेटा मिल रहा है यहाँ पर, जेसन डेटा, तो ये आपका हो गया। और अगर फाइल क्रिएट करना है कन्वर्ट करने के बजाय, तो आपको डेटा डॉट जेसन से नाम लिखना पड़ेगा, फिर ये डिस्प्ले नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं राइट डेटा फ्रेम टू जेसन स्ट्रिंग। ये क्या, इसको रन करते हैं। रन करने के बाद आपको देखिए ये एक डेटा यहाँ पर आपको डेटा डॉट जेसन मिल जाएगा, या हार्ड डिस्क में आकर देखिए यहाँ पर इसे राइट क्लिक करके नोटपैड में ओपन कीजिए, तो देखिए आपको जेसन डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसको क्लोज करते हैं। तो ये जेसन डेटा हमारा, अब इसको रीड करने की बारी अगर आती है तो आप रीड भी कर सकते हैं। जैसे ये हमने एक्सपोर्ट किया, एक तरीके से देखा जाती है, और राइट किया, एक्सपोर्ट किया, जो भी कहना चाहते कह लीजिए। इसको रीड करना है तो रीड जेसन का आपको यूज़ करना है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर जेसन लिख देना जेसन, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट से हटाइए और इसको भी कमेंट से हटा दीजिए। तो DF रीड PD रीड जेसन, और यहाँ पर जेसन डेटा डॉट सैम्पल लिखता तो ज़्यादा बेटर होता, कोई नहीं, जेसन, और ये हो गया। अभी सिंपली आप इसको शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए, और ये आपको जेसन डेटा आपको इस तरीके से डेटा फ्रेम में दिखने लगेगा। फिर आप इतने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपने जेसन वाले फाइल पे, मतलब जेसन वाले डेटा पे। तो क्लाइंट आपको CSV फाइल में दे, एक्सेल फाइल में दे, या फिर जेसन फाइल में दे, किसी फाइल में दे, आप उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कीजिए। फिर आप जितना भी एक्शन मैंने यहाँ पर बताया, जितना भी चीज़ें मैंने बताई, सारा कुछ आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा और भी फॉर्मेट होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे HTML होता है, बाकी सारे अदर फॉर्मेट वाले फाइल होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ वो। देखिए वो पैंडास की ऑफिशियल साइट पे आनी है, मैं आपको ऑफिशियल साइट पे लेके चलता हूँ। पहले डॉक्स पे आना है, और यहाँ से यूज़र गाइड, और यूज़र गाइड के बाद यहाँ पर आपको एक टेबल दिखता है IO टूल्स, टेक्स्ट, CSV, HD F5। देखिए यहाँ यहीं पर सारी चीज़ें लिखी हुई कि CSV फाइल है तो उसको रीड करने का क्या होगा, राइट करने का क्या फंक्शन होगा, अगर जेसन है तो उसको रीड करने का राइट करने का क्या होगा, HTML के लिए रीड राइट का क्या होगा, और एक्सेल के लिए क्या रीड राइट करने का होगा, अदर ओपन डॉक्यूमेंट के लिए क्या होगा, HD F5 के लिए क्या होगा। इस इधर देखिए बहुत सारे इतने सारे हैं। तो आप जिम इसमें SQL के लिए क्या होगा, रीड SQL टू SQL, तो ये भी आप कर सकते हैं, मतलब SQL का भी हो सकता है काम। तो ये सारे फाइल्स हैं, अगर आप इसमें आके पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो भी अच्छी ही बात है, बुरी बात नहीं होती। सो दोस्तों इसमें इतना ही है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। पंडास में जितना भी मैंने बताया उतना आप ध्यान में रखिए, फिर आप इसमें डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ कोलैप्स, और ये पूरा का पूरा आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी, इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। जो भी कोड आपने देखा ये सब गिटहब पे मैं रख के वहाँ पर दे दूंगा, अगर जरूरत पड़ती है तो। मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, यहाँ से आते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं HTML में। देखिए एक्सपोर्ट हो गया, सेव रखने के लिए, और सेव तो है ही नोटबुक में। तो ये था पैंडास, हमने देखा पैंडास, हम होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप काम कर पाएंगे इसमें। मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप जेंगो में कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जेंगो में इसका अच्छा यूज़ हो सकता है जब आपका कोई
ऐसे कंपनी के साथ आप काम कर रहे होते हैं जिसका पहले से डेटा है एक्सेल में, वो मेंटेन करता था, बट अब उसको वेब एप्लीकेशन बनाना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, सिर्फ एजम्पशन करके कि एक ई कॉमर्स एक दुकान है जहाँ पर वह एक्सेल फाइल पे अपने कस्टमर का रिकॉर्ड लेता था, एक्सेल फाइल पे रखता था, लेकिन अब उसको एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है। तो वह कस्टमर जो उसका पहले कस्टमर से 5 साल से वो कस्टमर जिसको मेंटेन करके एक्सेल में रखता था, वो पूरा कस्टमर का डेटा उसको चाहिए अपने वेब एप्लीकेशन पे। तो आप 5 साल का अगर डेटा उसके पास एक्सेल में है तो मैं समझता हूँ कि उसके पास 10,000 कस्टमर होंगे। अब 10,000 कस्टमर का डेटा तो आप एक एक करके अपने वेब एप्लीकेशन पे डालेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, एक्सेल उसका जो एक्सेल फाइल है उसको लेंगे, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे और उस डेटा फ्रेम से काम करते हुए जो भी क्लीनिंग वगैरह करना हुआ क्लीनिंग करते हुए उसको अपने डेटाबेस में वेब एप्लीकेशन डेटाबेस में सेव करवा देंगे। फिर क्लाइंट भी खुश और आपका भी काम आसान तरीके से हो जाएगा। तो उसे वैसे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लीनिंग मैनिपुलेशन इसीलिए बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वह जो 5 साल पहले कॉलम से बनाया हुआ था वह सारा कॉलम आपको ज़रूरत हो आज वेब एप्लीकेशन में। वहाँ अगर वो 10 चीज़ें मेंटेन करता था, हो सकता है कि आपको 3 चीज़ें की आवश्यकता पड़े, तो आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो वो भी क्लीन करना पड़ेगा। तो इस तरीके का काम आप कर सकते हैं अब पैंडास का यूज़ करके। अगर आप करना चाहते हैं तो चाहे वो जेंगो में हो, फ्लास्क में हो, फास्ट एपीआई में हो, या फिर किसी भी अदर पाइथन के किसी भी अदर फ्रेमवर्क में हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये पंडास का पूरा वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।